हेलो बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल पर। यहां पर हम एक साथ इसलिए आते हैं कि हम डिफेंस यानी एनडीए एग्जाम को क्लियर करने का एक साथ सपना देखते हैं और ये चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो ये सपना सच में देखता है तो वो उसे साकार जीवन में बदल सके। तो इसी के साथ मैं यहां पर लेकर आया हूं आप लोगों के साथ पूरा का पूरा एनडीए का सिलेबस कवर करेंगे हम लोग शक्ति 2.0 बैच के अंदर, जहां से सबसे पहली क्लास आप लोगों के साथ शुरुआत हो रही है वो है मैथमेटिक्स से। हम लोग मैथमेटिक्स में सभी के सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे, उसके फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और उनसे पूछे गए कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सब में उन सभी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके देखेंगे और जानेंगे कि यूपीएससी एक्चुअली हमसे क्या पूछना चाहता है, क्या जानना चाहता है और हमें क्या ऐसी चीज है जिसके लिए तैयार होना चाहिए। बात अगर समझ में आती है तो बिल्कुल यहां पर लाइक बनता है और इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे पूरा का पूरा मैथमेटिक्स लेक्चर, जहां पर सबसे पहले हम लोग काउंटिंग से स्टार्ट करेंगे, दैट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, जो कि एक काउंटिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है जहां पर आप किसी भी चीजों को करने के या उसके होने के तरीकों को जब आप गिनते हैं तो दैट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसके अंदर हम लोग एक खाका पढ़ते हैं जो कि अगर आप उन चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं तो उन्हीं चीजों को अगर आप बहुत सही तरीके से लगाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। वो सारी चीजें जो हमें डिस्कस करनी होती है वो मैं पूरे के पूरे सेशन के दौरान आप लोगों को पहले उन सारी चीजों के साथ फेमिलियर करवाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट है जिसे आपको पहले समझना होगा, उसे अप्लाई करना सीखना होगा और उसके बाद आपके क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। चीजें क्यों अटकती हैं? क्योंकि आपका कहीं पर एक लूप होल बना होता है जहां से आप आगे नहीं जा पाते हैं, तो उस लूप होल को आपके भरने की जरूरत है। मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर जरूर आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, इससे इस तरीके से चीजें पूछी जा सकती हैं, इससे ये फैक्ट रिलेटेड है, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर कर रहे होंगे। तो आप लोगों को एक पूरा का पूरा ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट के साथ साथ सक्सेस को भी अचीव करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं कि आज हम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। देखिए मेजर टॉपिक्स जो कि हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को डिवाइड करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो चीजें आती हैं कि सर कब ऐड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है ना। परम्यूटेशंस में क्या आता है, यहां कुछ एक्स्ट्रा चीजें आती हैं, यहां सवाल बहुत आसान वाले भी हैं, यहां सवाल ऐसे हैं जो कि दिमाग को झंझोड़ कर रख देते हैं। ऐसे ऐसे कंडीशंस लगा दिए जाए, सही शब्द का इस्तेमाल करें तो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, सो दैट उसको परम्यूट करना, उसको अरेंज करना हमारे लिए एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है और उसे काउंट करना एक्चुअली मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो हमें एक लिमिट तक पढ़ना है कि कितना मुश्किल सवाल या कितना मुश्किल कॉन्सेप्ट हम लोगों को डेप्थ तक जाना है। साथ ही कॉम्बिनेशंस में क्या होता है कि हम लोग सिलेक्शंस की बातें कर रहे होते हैं, जहां पे एक मेजर कॉन्सेप्ट होता है कि एंड या फिर और, जो कि एक्चुअली डिपेंडेंट होता है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर। तो कंप्लीटली कहें तो इसमें सबसे ज्यादा डेप्थ में जाने के लिए हमें दो चीजों पर फोकस करना होगा, एक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और फिर उसके बाद अरेंजमेंट कैसे करना है, क्योंकि सिलेक्शन करना यकीनन बहुत आसान है। मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो कि बहुत मजेदार होंगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ऐसा फील करेंगे कि हाँ सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मेरी स्पीड पहले से बढ़ गई है। जिन्हें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है वो ये कहेंगे कि सर स्पीड बढ़ गई है, और जिनको नहीं आता है उनकी मशीन जरूर चालू हो जाएगी। पूरा का पूरा ध्यान से आराम से समझना है कि कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं। वो इसलिए डिस्कस किए जा रहे हैं क्योंकि सबसे पहले वो समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वो नहीं समझे तो आगे का कुछ भी नहीं समझ में आएगा, है ना। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है आराम से समझना है, आराम से समझना है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में कुछ शब्दों को अगर मैं ध्यान दूं, ठीक है, जिनको अगर नहीं दिखाई दे रहा हो ढंग से तो कुछ शब्दों में ध्यान दूं। जैसे मैंने ये कहा, ये क्या बन गया, कंप्लीशन ऑफ सिंगल टास्क।
ठीक है, और कौन सा, ऐड। चलिए यहां पर हम कह रहे हैं कंप्लीशन ऑफ मल्टीपल टास्क, ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, मल्टीप्लाई। बस अगर इतनी सी बात अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझ सकते हैं तो वो बहुत ही सबसे अच्छी बात, उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। समझ लेना है, ठीक है, कैसे कि जब आपको कोई एक काम करना है तो आप उस काम को करने के जितने भी तरीके होंगे आप उनको जोड़ दोगे, आप उनको जोड़ दोगे कि हाँ सर इस काम को ऐसे 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 5 तरीकों से किया जाता है, तो हमने जोड़कर बोला 5 तरीकों से किया जा सकता है। या फिर किसी काम को सर 2 ऐसे तरीकों से, 3 ऐसे तरीकों से, 4 ऐसे तरीकों से किया जा सकता है, तो 4, 3 और 2 यानी 9, टोटल 9 तरीकों से इसी काम को किया जा सकता है। किसी एक काम को, किसी एक काम को, तो ऐसे में हम लोग सारे पॉसिबल वेज ऑफ डूइंग दैट थिंग या फिर दैट टास्क उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो कि हमें एक काम नहीं, हमें 2 काम दिए जाए या फिर 2 से ज्यादा काम दिए जाए, 3 दिए जाए, 4 दिए जाए, लेकिन 1 से ज्यादा दिए जाए 2 काम। चलो सर बात करते हैं 2 काम के ऊपर। तो आप पहले काम को जब कर रहे होगे तो पहले काम में आप बोलोगे कि इसको करने के कितने तरीके हैं वो जोड़ लो, ठीक है। तब आप उठकर दूसरी जगह पर आओगे और दूसरा काम करोगे। दूसरे काम में आप बोलोगे कि सर इसको करने के जितने तरीके उसको जोड़ लो। अब आपके पास इधर करने के जो तरीके हैं, इधर करने के जो तरीके हैं, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अब वापस जोड़ दें। यहीं पर आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम आता है। वो कहता है कि अगर 2 काम किए हैं तो सर इसको करने के और इसके करने के तरीके को मल्टीप्लाई करना है। 1 से ज्यादा काम में अब जितने भी काम आपने किए उन सबको करने के तरीकों को मल्टीप्लाई करना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं तो इसे जरा आराम से समझिएगा। एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल लेकर समझेंगे ये चीज कितना सिंपल है। अगर आप कंसेप्चुअली अगर इसे समझ जाते हैं तो कितनी चीजें आसान हो जाती है। चलिए आराम से समझना है कि मान लीजिए हम एक ट्रैवलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो ट्रैवलर का नाम है ए। अब ये ए जो है ये पहले दिल्ली से कहाँ जाना चाहता है, ये मुंबई जाना चाहता है, ठीक है सर, ओके। और ये मुंबई से कहाँ जाना चाहता है, ये मुंबई से जाना चाहता है अंडमान, ठीक है, अंडमान। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए कि मैं कंडीशंस क्या लगा रहा हूं कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए उसके पास कई अलग अलग तरीके हैं। 3 तरीके के बस से वो जा सकता है, ठीक है। वो कैसे जा सकता है, वो 2 तरीकों के प्लेन से जा सकता है, ठीक है। और वो 4 तरीकों के ट्रेन से जा सकता है, ठीक है। मुंबई से अंडमान जाने के लिए उसके पास बस 2 प्लेन्स का ही ऑप्शन है और कोई तरीका नहीं है, 2 प्लेन्स का ही ऑप्शन है। अब यहां पर हम लोग अगर इसे ऐसे समझें या फिर मान लीजिए हम लोग यहां पे कह सकते हैं सर 3 शिप्स भी हैं वहां तक जाने के लिए। चलिए ओके। अब यहां पर 2 काम है कि जो ट्रैवलर ए है वो ट्रैवलर ए दिल्ली से मुंबई और मुंबई से अंडमान जाना चाहता है। तो यहां पर सबसे पहले जो भी काम है उसको टास्क में डिवाइड करें। टास्क में डिवाइड करें मतलब यहां से लेके यहां तक हमारे पास एक काम होगा, यानी दिस इज द टास्क 1 कि वो दिल्ली से मुंबई जाना चाहता है। और फिर मुंबई से लेके अंडमान जाने का जो काम है वो टास्क नंबर 2 है। क्या है, टास्क नंबर 2 है। अब यहां हमें समझना है कि सर पहला काम जो है वो क्या है, पहला काम है सर दिल्ली से मुंबई जाना। वो कितने तरीकों से जा सकता है सर, वो 3 बसों के तरीकों से जा सकता है, वो 2 अलग अलग प्लेन से जा सकता है और वो 4 अलग अलग ट्रेन से जा सकता है। तो इन टोटल कितने तरीकों से जा सकता है, वो 9 तरीकों से दिल्ली से मुंबई जा सकता है। लेकिन जब हम टास्क 2 में आए तो टास्क 2 में क्या हुआ कि टास्क 2 में वो 2 अलग अलग प्लेन से अंडमान जा सकता है या फिर वो 3 अलग अलग शिप की मदद से जा सकता है। तो इन दोनों तरीकों से मतलब वो जा सकता है, तो टोटल वो 5 तरीकों से वो जा सकता है अंडमान में। अब सवाल उठता है कि वो दिल्ली से अंडमान कितने तरीकों से जा सकता है। तो आप कहोगे सर दिल्ली से मुंबई जाने के लिए हमारे पास इतने तरीके थे,
मुंबई से अंडमान जाने के लिए हमारे पास इतने तरीके थे। तो अब क्या करें सर, पहले तो हम लोगों ने एक टास्क में क्या किया सर, जोड़ दिया। एक टास्क में हम लोगों ने जोड़ दिया नंबर ऑफ वेज को। तो अब दो टास्क में हम लोग क्या करेंगे, टोटल वेज अगर आप गिनना चाहते हैं तो वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा पहले काम को करने के कितने तरीके सर 9, और दूसरे काम को करने के तरीके हमारे पास 5, यानी टोटल हो जाएगा 45 वेज। तो बस इतनी सी बात है कि अगर एक ही काम करना है तो सर हम लोग ऐड करेंगे, एक ही काम करना है तो ऐड करेंगे, लेकिन दोनों काम एक साथ करने हैं, दोनों काम एक साथ करने हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये छोटी सी चीज है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी है। मैं हर एक सवाल के साथ भी इस चीज को रिकॉल करवाता रहूंगा। बेसिक डिफरेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, कि एक काम के लिए एडिशन करेंगे और मल्टीपल काम होंगे, एक से ज्यादा काम होंगे तो उसके लिए हम लोग यहां पर मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे जो लिखा है, जैसा लिखा है उसको वैसा ही पढ़ना है और वैसा ही समझना है। जितने अच्छे से आप लोग इस बात को समझ गए और उसके बदले में ये रिजल्ट को याद कर लिए तो उतने ही आसान तरीके से आप क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। कई बार आपको पता ही नहीं होता है कि ये फैक्टोरियल क्यों आया, यहाँ फैक्टोरियल डिवाइड क्यों हुआ, यहाँ पे हम लोग प्लस क्यों कर रहे हैं, यहाँ माइनस क्यों कर रहे हैं। वो बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट्स का ये रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट्स होते हैं, ये एक्चुअली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही निकल कर आ रहे हैं। तो हम लोग इसको डेराइव वगैरह नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि अगर ये चीज बोली जा रही है तो उसको करने के तरीके ये हैं, अगर ये चीज बोली जा रही है तो उसको करने के तरीके ये हैं, इतने हैं, है ना। अब इसमें फैक्टोरियल नोटेशन का आपको प्रेजेंस आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों को फैक्टोरियल नोटेशन पहले से मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो बहुत कम में मैं यहां पर आपको बता देता हूं। यहां ध्यान से देखेंगे, एन फैक्टोरियल क्या होता है सर, एन फैक्टोरियल फॉर्मूला वाइज एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ये एक नंबर होता है। ठीक है, ये एक नंबर होता है। बेसिकली ये भी एक नेचुरल नंबर होता है जहां पर n क्या रहेगा, n हमारा नेचुरल नंबर ही रहेगा, नेचुरल नंबर नहीं होल नंबर रह सकता है। ठीक है, होल नंबर रहेगा, नेगेटिव नंबर नहीं रह सकता है, ना ही कोई फ्रैक्शन नंबर यहां पर रहेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, जिसका प्रोडक्ट आप लोग निकाल सकते हैं 720। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि 6 फैक्टोरियल तक, 7 फैक्टोरियल तक, 8 फैक्टोरियल तक कोशिश करें कि 8 फैक्टोरियल तक आप वैल्यूज को याद रख लें, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आराम से लिखिए और कैलकुलेट करिए। जैसे यहां पर 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 4 फैक्टोरियल विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 24, है ना। तो आपको ये समझना है, सबसे पहले इसमें मेजर डिफरेंस को समझना है, वो ये कि अगर मैं यहां पर आपको 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को ऐड करने के लिए बोलता हूं तो आप लोग इसे 10 फैक्टोरियल के बराबर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज होंगी। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल करने पर सर 2 फैक्टोरियल के बराबर नहीं आएगा, ये भी गलत है। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 24 फैक्टोरियल नहीं आएगा। लेकिन एक जगह पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, तो उसे हम लोग थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं। क्या चीज, वो ये कि सर अगर 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना आया तो हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं, कुछ काम हम लोग इसमें कर सकते हैं। हम लोग प्लस माइनस में भी कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे बराबर नहीं लिख सकते हैं, ये चीज आपको बतानी है। अब इसके अंदर देखेंगे कि सर ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है। और 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आधे नंबर तो कट ही गए, 4 3 2 सब कट गए, 4 3 2 कट गए, तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल जो है वो 30 के बराबर आया। किसके बराबर आया, हमारे पास 30 के बराबर आया। ये हमारा फैक्टोरियल नोटेशन के ऊपर कॉन्सेप्ट हुआ। लेकिन सर इसके अंदर परम्यूटेशन हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। फैक्टोरियल के साथ साथ हम लोग परम्यूटेशंस का भी इस्तेमाल करेंगे। आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि ये चीज जो है ये सर कई बार हमसे क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, सो इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। बाकी वैल्यूज निकालना हम लोगों ने सीख लिया है कि कैसे वैल्यूज निकालते हैं। उसी नंबर से लेके डिक्रीजिंग ऑर्डर में सभी नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास फैक्टोरियल होता है, यानी फर्स्ट
n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट इज n फैक्टोरियल। डन। ओके, आगे बात करते हैं। हमारे पास दो यहां पर चीजें बोली जा रही हैं, जिसे अगर ध्यान से देखें, यहां पर अरेंज शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहां पर अपने ध्यान को पूरी तरीके से लगाएं कि अरेंज शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये अरेंज हो गया। उसके बाद हमसे बोल रहा है n थिंग्स की बात हो रही है, ठीक है। और यहां पर आउट ऑफ n थिंग्स, यानी n थिंग्स में से n थिंग्स की बात चल रही है। सर नहीं समझ में आया। डिफरेंस को पहले देख लो, यहां पर भी अरेंज की बात हो रही है, लेकिन यहां पे आर थिंग्स की बात हो रही है और यहां पर एन थिंग्स की बात हो रही है। क्लियरली मेंशन कर देता हूं कि आर की वैल्यू जो होगी वो एन से छोटी रहेगी, या तो बराबर रहेगी, या फिर 0 से बड़ी या बराबर रहेगी। तो आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक के बीच में वेरी करेगी, ठीक है। बराबर और 0 दोनों हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये कहना चाहता है कि सर सपोज करें हमारे पास 5 क्या है, लड़के हैं। 5 नहीं लड़के लेते हैं हम लोग, 3 लड़के लेते हैं समझने के लिए, कि 3 लड़के हैं जिनका नाम क्या रख देते हैं, ए रख देते हैं, बी रख देते हैं, सी रख देते हैं। अब इनको बिठाने का तरीका, इन तीनों के तीनों को अगर मैं बिठाना चाहता हूं, ठीक है, तीनों के तीनों को मैं बिठाना चाहता हूं, तो ये ए बी सी हो जाएगा ऐसे, या फिर ए सी बी हो जाएगा, या फिर बी ए सी से बिठा सकते हैं, बी सी ए हो जाएगा, सी ए बी हो जाएगा, और सी बी ए हो जाएगा, है ना। तो हमने कहा सर हम लोग इन्हें 6 अलग अलग तरीकों से यहां पर बिठा सकते हैं, 6 अलग अलग तरीकों से। कब? जब मैंने तीनों लड़कों को चुना, तीनों के तीनों लड़कों को, हमारे पास 3 लड़के थे, उनमें से तीनों लड़कों को सिलेक्ट किया, तो मेरे पास 6 तरीके आए। लेकिन ये आपसे कह रहा है कि आपके पास आंसर क्या आना चाहिए सर, आपके पास आंसर आना चाहिए n फैक्टोरियल। क्या आना चाहिए आंसर? n फैक्टोरियल। यानी कि हमारा आंसर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए सर? 3 फैक्टोरियल होना चाहिए। 3 फैक्टोरियल होता कितना है? 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, यानी कि 6 तरीके होते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज को डिफरेंस समझिए सबसे पहले, कि अब हम लोग क्या बोलने वाले हैं। अब हम बोलने वाले हैं कि सर हम पहले इसमें से 2 बच्चों को चुनेंगे, 2 बच्चों को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मान लो आपने ए और बी को चुना, तो आप ए बी को ऐसे बैठा सकते हो। आप कहोगे हाँ सर ए बी को हम लोग ऐसे बैठा सकते हैं। अगर आप बी सी को चुनते हो तो बी सी को ऐसे बिठा सकते हो, हाँ सर बी और सी को ऐसे बिठा सकते हैं। अगर आप ए सी को सिलेक्ट करते हैं तो ए और सी को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, हाँ सर ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे करके अरेंज करना चाहते हैं। जब हम लोगों ने क्या किया, हमने 3 बॉयज में से सिर्फ 2 बॉयज को अरेंज किया, 2 बॉयज को डिफरेंट तरीकों से अरेंज किया, तो हम कहेंगे तब हमारा आंसर कितना होना चाहिए? तब हमारा आंसर होना चाहिए NPR, यानी 3 बच्चों में से 2 बच्चों को अरेंज किया। परम्यूटेशन फॉर P यानी परम्यूटेशन फॉर अरेंजमेंट, की 3 में से 2 बच्चों को अरेंज किया। तो अब इस फॉर्मूले को लगाइए, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी ऊपर रहेगा 3 फैक्टोरियल, नीचे रहेगा 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसे सॉल्व करने पर भी आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 में से 2, है ना। 3 माइनस 1 फैक्टोरियल हम लोगों ने गलत लिख दिया, यहां पर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहां से भी आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो देयर आर 6 वेज कि हम लोग 3 में से 2 बच्चों को, 2 लड़कों को अरेंज कैसे करेंगे। ये फॉर्मूला ऐसे काम कर रहा है। यानी सर अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बड़ा करना चाहें, वैसे तो मैं इसे अरेंजमेंट लिखने के लिए वैसे मैंने छोटा एग्जांपल लिया, अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूं, बड़ा मतलब सर कैसे? बड़ा ऐसे कि सर अगर मुझे 10 बच्चों को एक लाइन में बिठाना है, 10 बच्चों को एक लाइन में बिठाना है, तो सर आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर इसके लिए सीधा सीधा आंसर 10 फैक्टोरियल लिख दे। हाँ लिख दो। अब हमने कहा कि सर अगर 10 बच्चे हैं, 10 के 10 को बिठाना है, तो 10 फैक्टोरियल इज द आंसर। अब मैं अरेंज करके नहीं देखूंगा, ना ही मैं इसमें कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाने की कोशिश करूंगा। आंसर रिजल्ट ओरिएंटेड हम लोग रहेंगे यहां पर, कि आंसर हमारा 10 फैक्टोरियल होगा। अगर ये बोलो कि 10 में से 8 बच्चे, ठीक है, 8 बॉयज आउट ऑफ 10, 8 बॉयज आउट ऑफ 10 अगर मुझे बोले, 8 बॉयज आउट ऑफ 10 बॉयज, तब हम लोग आंसर क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे कि सर 10 बच्चों में से 8 बच्चों को अरेंज करना है, तो मेरा आंसर 10P8 हो जाएगा। अब आप इसे फॉर्मूले के साथ सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8 फैक्टोरियल हो जाएगा इक्वल टू जो भी आंसर हमारे पास आएगा, है ना। ठीक है, तो ये चीज हमें डायरेक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड रहनी है।
डन है, ये चीज हमें पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है। अब परम्यूटेशन के फॉर्मूले को खोलने का एक बेहतर तरीका, ये आपके कैलकुलेशन स्पीड को तेज करेगा, आपको कॉन्फिडेंस में रखेगा कि हाँ मैंने सही खोला है, मुझे इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परम्यूटेशन का फॉर्मूला ये कहता है कि सर अगर मैं 10p2 को खोलना चाहता हूं तो मेरे को 10 फैक्टोरियल को सिर्फ 2 बार खोलना है। अगर मैं 10p3 को खोलना चाहता हूं तो मुझे 10 फैक्टोरियल को सिर्फ 3 बार खोलना है। अगर मैं 10p4 को खोलना चाहता हूं तो मुझे 10 को सिर्फ 4 बार एक्सपैंड करना है, यानी 4 टर्म्स तक उसको प्रोडक्ट करना है। तो यहां पर अगर मैं 10p8 निकाल रहा हूं तो ये काफी बड़ा नंबर आएगा, आप लोग समझ गए होंगे। तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 10 में से 8 लड़कों को अरेंज करना है, और अगर 10 में से 10 करना है तो 10 फैक्टोरियल इज द आंसर। परम्यूटेशन फॉर्मूले को खोलने का जो बेहतर तरीका है उसे अपनी हैबिट में लाएं, साथ ही फॉर्मूला भी याद रखें, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में आए और पाए जाने वाले रेस्ट्रिक्शंस। ये क्या है सर? ये बनाते हैं सवाल को मुश्किल। मतलब सर अभी तक तो आपने 2 फॉर्मूले दे दिए, काम क्या नहीं किया? हाँ काम के हैं, इनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको इन रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए हमें इनका इस्तेमाल करना है। रेस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं? यहां पर आपको कुछ ऐसी कंडीशंस दे दी जाएंगी जिनको लगाते ही आपको सोचना पड़ेगा, अरे सर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, इसने मना किया है। अरे सर हमें ऐसा करना है, इसने बोला है कि ये होना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शंस। अब ये कितने तरीकों की होती हैं? बहुत तरीकों की होती हैं, लेकिन इन स्टैंडर्ड जिस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो है हमारे ग्रुपिज्म का रेस्ट्रिक्शन और आइडेंटिकल आइटम्स का रेस्ट्रिक्शन। ग्रुपिज्म क्या कहता है कि अगर किसी 2 या 2 से ज्यादा चीजों को एक साथ रखा जाना है तब हमारे अरेंजमेंट के अंदर चेंजेस कैसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल आइटम्स कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल सेम हमारे पास और है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मार्केट से कुछ बॉल्स लेकर आए, कुछ बॉल्स में हमारे पास धारियां बनी हुई है येलो और व्हाइट की, कुछ बॉल्स में हमारे पास बिल्कुल रेड कलर है, कुछ बॉल्स हमारे पास बिल्कुल ब्लू कलर है, और कुछ बॉल्स जो हैं उसमें लेदर वाली ग्रिप बनी हुई है। तो ये बॉल्स में क्या हुआ कि एक बॉल और दूसरे बॉल में अगर वो दोनों सेम काइंड की बॉल्स हैं तो वो आइडेंटिकल आइटम्स हो गई, मैं उनके बीच में फर्क नहीं कर सकता, उनके बीच में डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर मैं उन्हें अरेंज करता हूं, सिर्फ सेम काइंड ऑफ बॉल्स को अरेंज करता हूं, तो कोई नया अरेंजमेंट हमारे पास नहीं बनता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल है, उनके बीच में डिफरेंस नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे केस में कैसे रेस्ट्रिक्शंस को हम लोग ना उनको अरेंज किए बिना अगर नंबर्स में उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कौन से मेथड्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो आपको इस रेस्ट्रिक्शन के अंदर समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्रुपिज्म का एग्जांपल यहां पर लेकर चलेंगे और बहुत सिंपल तरीके से इसको समझना है। तो चलते हैं, हमारे पास पहला मेथड है बॉक्स मेथड, जो कि आउटसाइड बॉक्स और इनसाइड बॉक्स 2 टास्क होते हैं, उन दोनों टास्क का प्रोडक्ट आपका आंसर होगा। दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड, जिसके अंदर आप ये फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक सवाल और उसके साथ हम लोग समझते हैं कि हमने कहा कि हमारे पास कितने लड़के हैं? हमारे पास 3 लड़के हैं, सपोज करें 3 लड़के हैं। ठीक है, इन 3 लड़कों में से 3 लड़के की जगह हम लोग 5 लड़के लेते हैं, हम लोग 5 लड़के लेते हैं। इन 5 लड़कों में से इन पांचों लड़कों का हम लोग नाम रख देते हैं, एक का नाम है B1, B2, B3, B4 और B5, है ना। कंडीशन को, जितना क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे उतने आसानी से आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बॉक्स मेथड की मदद से जा रहे हैं, उसमें हमने ये कहा कि सर अगर इन 5 लड़कों में से ये जो 2 लड़के हैं ये बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये हमेशा साथ में बैठना चाहते हैं, हमेशा साथ में बैठना चाहते हैं, तो अब जब मैं इन 5 लड़कों को बिठाऊंगा तो मैं ये बात ध्यान रखूंगा कि ये दोनों साथ में बैठे हों, मैं इन दोनों को अलग अलग जुदा नहीं कर सकता। तो क्या करें सर?
बना बना कर देखें, नहीं, उतना समय हमारे पास है नहीं, आपको दिमाग लगाना है। दिमाग लगाना है। हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं एक बॉक्स का, हम एक बॉक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस बॉक्स को इंट्रोड्यूस करने का मतलब यह है कि इस बॉक्स के अंदर हम लोग दोनों लड़के को डालेंगे और ताला लगा देंगे। अच्छा, सांस लेने की जगह छोड़ेंगे लेकिन ताला लगा देंगे। अब क्या होगा कि अब मेरे को बॉक्स के बाहर कितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बॉक्स भी है ना, बॉक्स के बाहर जब आप होगे, ठीक है, तो बॉक्स के बाहर आपको कितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, तो आप कहोगे सर 3 तो लड़के दिखाई दे रहे हैं और एक बॉक्स अभी अभी आप लेकर आए जिसके अंदर 2 बच्चे खड़े हैं, ठीक है। तो आउटसाइड बॉक्स जरा समझिएगा इसको, आउटसाइड बॉक्स। आउटसाइड बॉक्स आप बोलोगे कि सर कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो लड़का 1, 2 और 5, सर 3 ये लड़के हैं हमारे पास बक्से के बाहर, और एक जो आपने नया बक्सा आप लेकर आए वो आउटसाइड बॉक्स है। इनसाइड बॉक्स आपके पास क्या क्या है सर, इनसाइड बॉक्स का सेट अगर आप बनाओगे तो आप कहोगे सर इनसाइड बॉक्स B3 नाम का लड़का और B4 नाम का लड़का, ये दोनों के दोनों हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं आउटसाइड बॉक्स परम्यूटेशन करना चाहता हूं, मैं आउटसाइड बॉक्स इन चारों को अरेंज करना चाहता हूं, तो इन चारों का अरेंजमेंट आप मुझे बोलोगे कि सर 4 फैक्टोरियल तरीकों से कर सकते हैं। हाँ सर, 4 फैक्टोरियल तरीकों से, क्योंकि यहां पे 4 आइटम्स हैं। बक्से के अंदर अगर मैं इनको अरेंज करना चाहूं तो आप कहोगे सर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 2 फैक्टोरियल तरीकों से कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर यहां से तो आंसर 24 आ गया, यहां से आंसर 2 आ गया, तो मेरा जो टोटल आंसर होगा, क्योंकि सर मैंने 2 काम करे, मैंने बक्से के बाहर अरेंजमेंट कराई, मैंने बक्से के अंदर भी अरेंजमेंट करवाई, तो टास्क नंबर 1 और टास्क नंबर 2 करने के टोटल वेज कितने हो जाएंगे। आप कहोगे सर पहले वाले टास्क को करने के 24 तरीके हैं, दूसरे वाले टास्क को करने के 2 तरीके हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट मेरा आंसर हो जाएगा। सो दिस इज 48 वेज। टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 48 वेज। फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, अगर फॉर्मूला मेथड आपको समझना है तो फॉर्मूले में बोला जा रहा है कि k फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस k प्लस 1 फैक्टोरियल कर दो, ठीक है। तो k क्या है, यहां पर आप देखिए कि सर 5 लड़के हैं, तो आप बेसिक लेवल पे इतना तो कह ही सकते हैं कि सर n की वैल्यू हमारे पास 5 लड़के हैं, टोटल 5 लड़के हैं, लेकिन उनमें से 2 लड़कों को हमें एक साथ बैठाना था, तो k की वैल्यू कितनी हो गई सर, 2 हो गई, ठीक है। 5 में से 2 लड़कों को एक साथ बिठाना था, तो यहां से आंसर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 प्लस 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2, 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, तो टोटल आंसर यहां से आपके पास 48 आ जाएगा। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला मेथड। इज दैट क्लियर। इसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी समझने हैं जो कि अलग अलग तरीकों से ग्रुपिज्म के ऊपर ही पूछे जाते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि क्या हो कि अगर आपसे बोला जाए कि मुझे ये 2 बच्चे एक साथ नहीं बिठाने हैं, क्या करना है, मुझे एक साथ ये 2 बच्चे नहीं बिठाने हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग ये कहेंगे कि सर हमारे पास अभी भी कितने बच्चे हैं, हमारे पास 5 बच्चे हैं, है ना, हमारे पास 5 बच्चे हैं। क्या क्या नाम है उनका, चिंटू मिंटू, B1, B2, B3, B4 और B5, है ना। अब ध्यान से समझिए कि सर मुझे इन 2 बच्चों को साथ में नहीं बिठाना है, इन दोनों बच्चों को साथ में नहीं बिठाना है। 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं यहां पर, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स do not want to sit together, students do not want to sit together, ये कंडीशन को हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं ना। तो इसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि सर अब हमें नहीं बिठाना है, तो हम लोग यहां पर ये कहते हैं कि सर विदाउट रेस्ट्रिक्शन, विदाउट रेस्ट्रिक्शन मतलब कि अगर सर मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती इन 5 बच्चों को बिठाने में, तो मैं कितने तरीकों से बिठा सकता। आप कहते हैं सर विदाउट रेस्ट्रिक्शन ये 5 बच्चे किसी भी तरीके से बैठ सकते थे, किसी भी तरीके से, मतलब B3 से B4 जो है कहीं और बैठ जाए, साथ बैठ जाए, उसके बाजू में ना बैठे, कहीं बीच में बैठे, कोने में बैठे, कहीं भी बैठे, तो ये 5 लड़के किसी भी तरीके से बैठ सकते थे अगर मैं विदाउट रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा हूं।
तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन में हम कहेंगे सर 5 लड़कों को बिठाना है बिना किसी परेशानी के, तो 5 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। तो यू कैन से दैट कि सर हमारा आंसर 120 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में हम कहेंगे कि सर 2 स्टूडेंट्स सिट टुगेदर वाली कंडीशन कौन सी है? सिट टुगेदर यानी जहां पर वो साथ में बैठे हुए हैं। तो हमने कहा सर साथ में बैठा हुआ तो हम लोगों ने निकाला, आप फॉर्मूला लगाना चाहो फॉर्मूले से निकाल लो, दैट इज 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 48। लेकिन हम चाहते हैं कि सर हमारा जो कंडीशन है उसमें ये दोनों साथ में नहीं बैठे। तो इसके अंदर जरा ध्यान से समझिए, इस वाली कंडीशन के अंदर क्या हो रहा होगा सर कि इसमें वो सभी के सभी अरेंजमेंट्स होंगे जिसमें वो साथ बैठे भी होंगे और साथ में नहीं भी बैठे होंगे, लेकिन इसके अंदर वो अरेंजमेंट्स हैं जिसमें वो साथ में बैठे हुए हैं। तो अगर मैं यहां पर 120 में से 48 को माइनस कर दूं, अगर मैं यहां पर इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरा रिजल्ट जो होगा वो 2 स्टूडेंट्स डू नॉट सिट टुगेदर का कंडीशन होगा, है ना। तो ये कंडीशन अगर हम लोग लगाते हैं तो डू नॉट सिट टुगेदर ग्रुपिज्म का कॉम्प्लीमेंट समझ लीजिए, 120 माइनस 48 हमारे पास कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। सो इतने तरीकों से आप लोग उन्हें साथ में नहीं बिठा सकते हैं, है ना, साथ में नहीं बिठा सकते हैं। तो 120 माइनस 48 इज द आंसर। आगे हम लोग इससे डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास रिजल्ट आता है आइडेंटिकल आइटम्स का। आइडेंटिकल आइटम्स ये कहता है कि सर हमारे पास मान लीजिए किसी बैग के अंदर, किसी सेंटा क्लॉज के झोले के अंदर क्या रखा हुआ है? सर 3 हमारे पास बॉल रखे हुए हैं, ठीक है, और ये तीनों एक जैसे हैं। सर 2 क्या रखे हुए हैं? टेडी रखे हुए हैं, ठीक है। 4 हमारे पास क्या रखे हुए हैं? 4 हमारे पास मान लो बेटा कैंडीज रखी हुई हैं। तो अब ये सभी के सभी आइडेंटिकल हैं, ये सभी के सभी आइडेंटिकल हैं। तो इस सारे आइटम को अगर मैं अरेंज करना चाहूं, ठीक है, अरेंज करना चाहूं, जैसे हम लोगों ने कहा कि सर बॉल हैं, 3 बॉल हैं ये, लेकिन ये तीनों के तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सर 2 टेडी हैं, ये दोनों टेडी बिल्कुल एक जैसे हैं। सर 4 कैंडी हैं, ये चारों कैंडी हमारे पास बिल्कुल एक जैसे हैं। तो हम क्या कहना चाहते हैं सर, इन्हें कितने तरीकों से अरेंज करें? तो हम ये कहेंगे कि सर अगर ये तीनों एक जैसे हैं तो यहां पर हमारे पास K1 की वैल्यू 3 हो गई। अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो हमारे पास K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे पास 2 हो जाएगी। और अगर ये तीनों, ये चारों एक जैसे हैं तो यहां K3 की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। और इस बेसिस पे हमारा जो आंसर रहेगा अरेंज करने का वो ये रहेगा कि सर टोटल आइटम्स कितने थे और डिवाइडेड बाय कितने का रिपीटिशन लग रहा है, कितना आइडेंटिकल आइटम्स बन रहा है, एंड सो ऑन। जितने भी आपको ऐसे पेयर्स मिलेंगे आप उसको के आई टाइम्स तक क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। सम इंटीजर वैल्यू, है ना, सम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सर आंसर कितना होगा? सर टोटल एन कितने हैं हमारे पास? 3 4 7 और 2 9, यानी ऊपर तो हमारे पास 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहां कितना हो जाएगा? K1 यानी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, दूसरे में सर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और तीसरे में सर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करके हम लोग आंसर दे सकते हैं। बट दिस इज द मेजर रिजल्ट कि हम लोग ये नंबर तक कैसे पहुंच पा रहे हैं, ये नंबर आपके लिए ढूंढ निकालना सबसे बड़ा टास्क होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आती है? ये कंडीशन किसका है? ये सभी के सभी आइडेंटिकल आइटम्स का कंडीशन है। मैं यहां पर लिख देता हूं आइडेंटिकल आइटम्स। आइडेंटिकल आइटम्स यानी कि आप ये तीनों के तीनों बॉल्स के बीच में क्या बोलोगे कि सर ये तीनों बॉल आइडेंटिकल हैं, सेम है, ये तीनों बॉल सेम है, ये तीनों टेडी, जो दोनों टेडी हैं वो भी सेम है, और ये तीनों के तीनों कैंडी यानी चारों कैंडी जो हैं ये भी हमारे सेम है। तो जब सेम है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यहां पर इस्तेमाल करेंगे आइडेंटिकल आइटम्स के केस में। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो एक बेटर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल जाएगा। सपोज करिए हम लोग एक क्वेश्चन के अंदर चलते हैं कि हमें SCHOOL, सभी बच्चे जानते हैं कि ये शब्द क्या है, सबका जीवन इसके साथ बहुत ही निर्दयी रहा है ना। चलिए,
तो स्कूल शब्द को अगर मैं अरेंज करना चाहता हूं अलग अलग तरीकों से, तो मैं ये कहूंगा कि सर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेटर तो एस, सी, एच और एल है, लेकिन हमारे पास ओ जो है वो सर 2 बार है। क्या है? ओ हमारे पास 2 बार है। तो हम लोग ये कहेंगे सर इसे आइडेंटिकल आइटम्स हैं, तो यहां से हम लोग ये कहेंगे कि सर इसकी वजह से k की वैल्यू क्या आ गई? k1 की वैल्यू 2 आ गई। बाकी सब के सब सर सिंगल बार ही लिखे हुए हैं, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? आप कहेंगे सर 6 लेटर हैं। तो 6 लेटर्स को 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन सर यहां पर एक लेटर जो है वो 2 बार आ रहा है, तो हम लोग k1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास 720, तो उसका हाफ हो जाएगा 360। वेस तरीकों से आप लोग इसको डिफरेंट अरेंजमेंट में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट की तरफ। सर्कुलर अरेंजमेंट में भी देखिए कुछ 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, जिनको अगर आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन में लगाएंगे तो उतने ही आसानी से आप आंसर को हासिल कर सकते हैं। हाँ, यहां पर क्या होता है कि क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर ग्रुपिज्म या फिर आइडेंटिकल आइटम्स का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो कई बार ऐसे सवाल देखने को मिले हैं, कई बार तो नहीं कहेंगे लेकिन 1-2 बार ऐसे सवाल जरूर हैं जहां पर 2 कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मर्ज करके उसको एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी गई है। लेकिन अगर आप यकीनन ग्रुपिज्म को सेपरेट बेस में उसको समझते हैं और सर्कुलर अरेंजमेंट को सेपरेट बेस में समझते हैं और उन दोनों के बिल्कुल ट्रू कॉन्सेप्ट्स को उस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, तो आपको आंसर आ जाएगा। देखेंगे उस चीज को भी। तो अभी समझते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में रिजल्ट क्या कह रहा है। यहां पर फिर से कुछ रिजल्ट यहां पर हमारे लिखे हुए हैं, अगर आप उसे फोकस करें तो देखेंगे कि यहां पे हमसे क्या बोल रहा है सर, n थिंग्स में से n थिंग्स को हमें सर्कुलर टेबल में अरेंज करना है। यहां क्या लिखा है सर, r थिंग्स को n थिंग्स में से सर्कुलर टेबल में अरेंज करना है। ये 3 बातें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो यहां से ये कह रहा है कि सर अगर मैं 10 चीजें हैं, 10 चेयर्स हैं बेटा, 10 टेबल्स हैं, मान लीजिए 10 टेबल्स हैं, इन 10 टेबल्स को मुझे किसी क्लासरूम में अरेंज करना है, लेकिन एक सर्कल बनाते हुए। मान लीजिए कैसे सर, एक टेबल ऐसे लगा दी, 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 एक सर्कल बनाते हुए हम लोग ये टेबल बनाते हैं। या फिर टेबल की जगह चेयर बना दीजिए, म्यूजिकल चेयर खेलते हैं ना सभी, तो चेयर इस तरीके से लगे रहते हैं बाहर बाहर फेस करके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर, इसी तरीके से 10 चेयर्स को अरेंज करना चाहते हैं एक सर्कल में, इन अ सर्कल में, एक सर्कल में अरेंज करना चाहते हैं इस तरीके से। तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, बिल्कुल नहीं सोचना है, 10 में से 1 माइनस करके फैक्टोरियल कर देंगे तो 9 फैक्टोरियल मेरा आंसर हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर। लेकिन यहां ये कह रहा है कि सर हमारे पास 10 चेयर हैं, हमारे पास 10 चेयर हैं, लेकिन उसमें से सर मैं सिर्फ 4 चेयर का सर्कल बनाना चाहता हूं, मैं सिर्फ 4 ही चेयर का सर्कल यहां पर अगर बनाना चाहता हूं, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे कि सर अगर 10 में से केवल 4 ही चेयर का आपको सर्कल बनाना है, तो आप यहां पे 10 में से 4 चेयर का अरेंजमेंट करेंगे और फिर उसे आप लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 10p4 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4, ये कैलकुलेट करके आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट को आपको यूज करना है। दूसरे कंडीशन में एक जो बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है वो ये कि सर इधर फोकस कीजिए कि इसने कहा n आउट ऑफ n बीड्स, यानी कि सर n बीड्स हैं, उनके सभी के सभी बीड्स को यूज करके नेकलेस बना रहे हैं, ठीक है। r आउट ऑफ n बीड्स, यानी कि n में से r बीड्स को यूज करके एक नेकलेस बना रहे हैं। यहां नेकलेस की जगह और क्या क्या आ सकता है आपके पास, गार्लैंड आ सकता है, ठीक है। आपके पास माला, यानी कि किसी भी तरह की माला जो कि आपके गले में पहनी जाती हो, उस तरह की चीज अगर बनाई जा रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्हीं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को, कौन से स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, इन्हीं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। यहां जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हम लोग इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो npr डिवाइडेड बाई 2r आ जाता है। अगर मुझे सर्कल, सिर्फ सर्कुलर टेबल बनाना है, तो
हमें एक ही डायरेक्शन में अगर सर्कल को बना सकते हैं तो उस केस में ये रिजल्ट्स आएंगे एन और आर के लिए। और अगर मुझे नेकलेस बनाना है तो मेजर डिफरेंस क्या है सर इसके अंदर, हमें वो चीज समझाएं, हमें ये चीज समझाएं कि इसमें मेजर डिफरेंस क्या है। आप मुझे ये बोलोगे कि सर मान लो आपने ए को ऐसे बिठाया, बी को ऐसे बिठाया, सी को ऐसे बिठाया और डी को ऐसे बिठाया, है ना। अब बेटा जैसे आप लोग जानते हो किसी सर्कुलर, मैं इमेजिन करने के लिए आपको बोल रहा हूं कि सर्कुलर कॉइल में जब इस तरीके से करंट आपका जाता है ना, जब करंट आपका जाता है तो ये वाला फेज जो है वो आपका साउथ पोल हो जाता है ना। लेकिन अगर मैं इसको इस तरफ से देखूंगा तो ये वाली जो साइड होगी जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही होंगी तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल हो जाएगा, जबकि यहां से एमर्ज आपकी कर रही होंगी तो ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। तो देयर आर टू फेसेस ना, देयर आर टू फेसेस ऑफ अ सर्कल, एक फेस आपको इस तरफ से मिलेगा, एक फेस आपको इस तरफ से मिलेगा। तो अगर मैं इसी तरह फेस की बात करूं तो हम लोग इसे टेबल में बिठा रहे हैं बेटा। अब टेबल की टांगे जो होती है ना वो हमेशा नीचे की तरफ होती हैं, ठीक है, टेबल की टांगे हमेशा नीचे की तरफ होती हैं। कोई टेबल को उल्टा करके लोगों को नहीं बिठाता है, कॉमन सेंस। तो हम लोग एक कंडीशन में क्या कर रहे हैं सर, अगर मैं टेबल में ABCD को ऐसे बिठाता हूं और दूसरे कंडीशन में ABCD को मैं ऐसे बिठाता हूं तो आप कहेंगे सर ये दोनों के दोनों अरेंजमेंट सेम है, ये दोनों के दोनों अरेंजमेंट सेम है। नहीं सर डिफरेंट है, यहां पर ए के राइट में बैठ रहा है, लेफ्ट में बैठ रहा है, यहां पर ए के राइट में बैठ रहा है, तो सर डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस अरेंजमेंट है। लेकिन यहां पर समझना कि सर अगर मैं क्या करता हूं, मैं 4 मोतियों की माला बनाता हूं, वैसे मुश्किल है बनाना, लेकिन मान लीजिए हम लोगों ने एक ब्रेसलेट बनाया है ना, 4 मोतियों का ब्रेसलेट बनाया, ये लीजिए ऐसे करके। हमने कहा कि सर ये ब्रेसलेट ABCD ऐसे करके रखा हुआ है, लेकिन इस ब्रेसलेट को आपने उठाया और घुमाकर पहन लिया, आपने ब्रेसलेट को उठाया और घुमाया और फिर पहन लिया, तब वो ब्रेसलेट आपके हाथ में कैसा दिखाई देगा, आपके हाथ में ब्रेसलेट वो कुछ ऐसे नजर आएगा बच्चे। कैसे, यहां पर देखिए ए इधर रहेगा तो उसके इधर बी दिखाई देगा, इधर सी दिखाई देगा, इधर डी दिखाई देगा। तो इसका मतलब सर हमने अरेंजमेंट चेंज करके देखी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमने बीड्स को सेम ही रखा था, हमने बीड्स को बिना अरेंज किए हम डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट बना रहे हैं। तो हम कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि हमने अरेंजमेंट नहीं किया, हमने अरेंजमेंट नहीं किया। तो क्या हो रहा है कि सर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ऐड होती जा रही है। सो यहां पर हम लोग क्या करते हैं सर, हर एक अरेंजमेंट का एक रेप्लिकेट बनता है, इसीलिए हम लोग रिजल्ट NPR को 2 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर n-1 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि सर हर एक अरेंजमेंट का एक रेप्लिकेट बनता है जैसे ही मैं उसके सरफेस को उल्टा कर देता हूं, जैसे ही सरफेस को उल्टा कर देता हूं तो ये वाला कंडीशन बन जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। यहां से हम लोग चलेंगे अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्शंस के कॉन्सेप्ट में। तो इनमें भी हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को एक बार देख लेते हैं कि अगर मुझे सर n थिंग्स में से सिर्फ n थिंग्स को क्या करना हो, n थिंग्स में से n थिंग्स को सिर्फ सिलेक्ट करना हो, अरेंज ना करना हो, तो मेरा आंसर NCN हो जाता है। आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, NCN भी लिख सकते हैं और उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। साथ ही लेकिन अगर आपने क्या किया, आपने n थिंग्स में से r थिंग्स को सिलेक्ट किया, n थिंग्स में से r थिंग्स को सिलेक्ट किया, तब हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, NCR आ जाता है, जिसका फॉर्मूला एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, है ना बच्चा लोग, ये बात आप जानते हैं। मैं इसको भी खोलने का एक बेहतर तरीका आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेहतर तरीका बताऊंगा। तो चलते हैं। ओके, ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, जिन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को आप लोग किस कंडीशन के साथ यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक कंडीशन वेरीफाई रखनी है कि सर r की जो वैल्यू होगी वो n से छोटी बराबर होनी चाहिए या फिर 0 से बड़ी बराबर होनी चाहिए। इतनी कंडीशन को आप लोग इन सभी फॉर्मूलों पर लगा सकते हैं। यहां से कई अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए इन सब को याद कर लेंगे और यहां पर ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को जरा सा हम लोग एक्सपैंड करना सीख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा कॉम्बिनेशन को एक्सपैंड करना सीखते हैं।
जैसे मैंने आप लोगों को 10p4 को खोलना सिखाया कि 10p4 को आप लोग 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 तक खोल सकते हैं, तो यहां पर अगर मैं आपको 10c4 खोलने के लिए बोलूं तो आप 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 तक तो करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी कर देंगे। एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल बताओ भाई, एक और एग्जाम्पल बताओ कि सर अगर मैं 10c3 खोलना चाहता हूं तो 10 इंटू 9 इंटू 8 तक मैं एक्सपैंड करूंगा, लेकिन परम्यूटेशन में डिवाइड नहीं करते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे सर 10 इंटू 9 इंटू 8 तक एक्सपैंड करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देंगे। सो यहां से हमें एक रिलेशन समझ में आता है। अगर आप उसे फॉर्मूले के तौर पे भी देखें तो आप कहेंगे कि सर NPR, क्या चीज, NPR जो होता है वो सर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सिर्फ n माइनस आर फैक्टोरियल होता है, लेकिन वहीं पर NCR जो होता है वो सर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे पास r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। ऑब्जर्व करने वाले बच्चे इसे बहुत तेजी से ऑब्जर्व कर लेंगे कि सर NCR जो होता है वो 1 अपॉन में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई NPR होता है, यानी सर NPR जो होता है वो हमारे पास NCR मल्टीप्लाई R फैक्टोरियल हो जाता है। यस, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि सर पहले हम लोग क्या करते हैं, n में से r थिंग्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, सिलेक्ट n आउट ऑफ सिलेक्ट r आउट ऑफ n थिंग्स, ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद क्या करते हैं सर, सिलेक्ट किए हुए r चीजों को हम लोग क्या करते हैं सर, अरेंज r थिंग्स, अरेंज r थिंग्स, क्योंकि हमने r चीजों को सिलेक्ट किया उन्हीं को अरेंज कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या बन जाता है सर, दोनों टास्कों का रिजल्ट क्या बन जाता है, दोनों टास्कों का रिजल्ट बन जाता है अरेंज r आइटम्स आउट ऑफ n थिंग्स, है ना। तो ये चीज ऐसे अगर हम लोग इसे समझ पा रहे हैं तो एक बेटर एक्सप्लेनेशन हम लोगों को मिलता है इन फॉर्मूलों के बीच में, इन रिलेशन में। साथ ही एक्सपेंशन करने का ये बेहतर तरीका आपको लगाना है। एक फॉर्मूला जो बार बार आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाएं कि हमारे पास NCR1 जो है वो NCR2 के बराबर है। अगर NCR1 जो है वो NCR2 के बराबर है तो इस कंडीशन का आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। क्या रिजल्ट है सर, इस कंडीशन का डायरेक्ट रिजल्ट है कि R1 प्लस R2 जो होगा वो या तो सर n के बराबर होगा, ये 99% केसेस में ये कंडीशन रहेगा, या फिर आप दूसरा रिजल्ट ये बोल सकते हैं कि सर R1 बराबर R2 होगा, तभी ऐसा हो रहा होगा, वरना नहीं हो रहा होगा। इसके एप्लीकेशन अगर आप देखना चाहें तो कैसे कैसे एप्लीकेशंस इसके दिखते हैं, जरा मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पर साइड में लिख देता हूं। जैसे आप कहेंगे कि सर 10C7 जो होगा वो मेरा 10C3 के बराबर होगा, या फिर 12C4 जो होगा वो मेरे पास 12C8 के बराबर होगा, या फिर 20C13 जो होगा वो 20C7 के बराबर होगा। ये इसी वाले फॉर्मूले का डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है ना। यहां से फिर हम लोग आगे चलेंगे इन कॉम्बिनेशंस के डायरेक्ट रिजल्ट्स में। डायरेक्ट रिजल्ट्स में चलने से पहले हम लोग यहां पर ये जान ले कि सर ये रिजल्ट्स में हमें एक जगह पर एंड और का कंसेप्ट यूज करना होता है, यानी अगर हमें दो कामों को एक साथ करना है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और अगर दो कामों को हमें उनमें से किसी एक को करना है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम लोग सवालों के साथ दोबारा एक बार इसे समझेंगे। अभी के लिए हम लोग इसके कुछ स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लीजिए जिनके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। यहां पर ये कहता है कि सर अगर मुझे नंबर ऑफ लाइंस बनानी है, क्या करनी है सर, मुझे नंबर ऑफ लाइंस बनानी है। कैसे सर, n डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनानी है, तो आपको अलग से याद कर रखना नहीं है, कुछ मेथड नहीं लगाना है, आपको याद रखना है सर NC2 इज द रिजल्ट। अगर मेरे पास n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, यानी कि सर अगर मेरे पास 10 पॉइंट्स होते हैं, अगर मेरे पास 10 पॉइंट्स होते तो क्या मेरा आंसर क्या होता, मेरे पास आंसर होता सर 10C2 हो जाता, जो कि कैलकुलेट करके 45 हो जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे क्या बोल रहा है कि सर नंबर ऑफ लाइंस बताने हैं,
n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, लेकिन उसमें से सर क्या है, m पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, समरेखीय है, एक ही लाइन पर हैं, तब हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बोलेगा कि NC2 माइनस MC2 प्लस 1 हो जाएगा। यानी सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरे पास n की वैल्यू 10 पॉइंट्स हैं और उसमें से सर 5 या 4 पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास कोलिनियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 10C2 माइनस 4C2 प्लस 1 हो जाएगा। यानी सर अगर 10 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स कोलिनियर है तो कितने नंबर ऑफ लाइंस होंगे, वो इस तरीके से हम लोग यहां पर बनाकर दे सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट में यहां पर ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बना सकते हैं, तो आप कहेंगे सर n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, उसमें से m पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखेंगे NC3 माइनस MC3 हो जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर वो आपसे पूछता है कि किसी n साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बनते हैं, तो आप यहां पर NC2 माइनस n डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। और यहां पर नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स की अगर बात पूछता है कि कितने पैरेलल ग्राम्स बनाए जा सकते हैं अगर n पैरेलल लाइंस ऑफ वन सेट है, हमारे पास ऐसे करके n पैरेलल लाइंस है, जैसे मान लीजिए मैं इस तरीके से ऐसे करके 4 पैरेलल लाइन बनाता हूं, और फिर वो बोल रहा है कि सर हमारे पास m पैरेलल लाइंस ऑफ अनदर सेट हैं, अनदर सेट में m पैरेलल लाइंस हैं, यानी हम लोग अनदर सेट के पैरेलल लाइंस कैसे बना सकते हैं, कुछ ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके। तो सर इस डायग्राम में कितने पैरेललोग्राम्स बने हैं, तो आप मुझे ऐसे करके गिन सकते हैं कि सर ये देखो 1 पैरेललोग्राम, ये 2 पैरेललोग्राम, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, है ना। फिर आप ऐसे गिन सकते हैं कि सर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। फिर आप ऐसे गिन सकते हैं कि सर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना, ये 2 हो गया। यानी अभी तक मेरे पास 6, 3, 9, 2, 11 और एक सर ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये टोटल इतने पैरेललोग्राम बन रहे हैं। तो ये कह रहा है कि सर अगर मेरे पास 4 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इधर हैं और 3 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इधर हैं, तो मेरे पास कितने पैरेललोग्राम बनेंगे। हमने कहा सर NC2 माइनस MC2 बनेंगे, सॉरी NC2 मल्टीप्लाई MC2 बनेंगे, यानी 4C2 मल्टीप्लाई 3C2 बनेंगे। तो 4C2 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा किसके बराबर, 6 के बराबर। और 3C2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3C2 हो जाएगा हमारे पास 3 के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स यहां से हमारे बनेंगे 18। कितने बनेंगे, 18 पैरेललोग्राम्स हमारे पास यहां से बन सकते हैं। आप कभी ऐसे करके पैरेललोग्राम 2 को जोड़कर बनाएंगे, कभी आप इन 2 को जोड़कर बनाएंगे, तो अलग अलग तरीकों से कितने पैरेललोग्राम हमारे पास बन पाएंगे, यहाँ पर 18 बन पाएंगे। सो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, हमें गिनने की जरूरत नहीं है, इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को डायरेक्टली अप्लाई करना है सो दैट हम लोग अपने आंसर तक पहुंच जाएं। चलिए ठीक है, बिल्कुल यहां तक समझ में आ जाता है। अब हम लोग इन सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो कभी ना कभी एनडीए ने पूछा है, थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा आसान, थोड़ा मॉडरेट, सब मिला जुला कर हम लोग पूरा एक आइडिया लेंगे कि यूपीएससी आपको किस लेवल तक, किस हद तक चीजें पूछ सकता है, या फिर वो एक्चुअली में किस तरह की चीजें पूछ रहा है। तो एक एक सवाल यहां पर करते रहेंगे और टोटल एक्सप्लेनेशन चलेगा। सारी चीजों को, जो भी चीज जैसे अप्लाई हो रही होगी उसे हम लोग वैसे अप्लाई करेंगे। डन है, चलें, चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहां से ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n, सबसे छोटा नेचुरल नंबर n कौन है, सच दैट n फैक्टोरियल जो है वो सर 990 से डिवाइड हो जाए। बेटा 990 को देख के कितने बच्चे कह सकते हैं कि सर ये 11 इंटू 10 इंटू 9 का प्रोडक्ट है ना, बोल सकते हो। सर ये तीनों नंबर मुझे मालूम है कहां दिखाई देते हैं, मुझे दिखाई देते हैं 11 फैक्टोरियल में 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे करके आप फैक्टोरियल लिखोगे। तो सर इसके अंदर देखो, यहां पर ध्यान से देखो बेटा, 11 इंटू 9 इंटू 10 जो है, यानी हमें 990 जो है ये सर कंफर्म हो जाता है कि 11 फैक्टोरियल जो होगा ये सबसे पहला नंबर होगा जो 990 से डिवाइड हो रहा होगा। यानी मेरे पास n की वैल्यू क्या रहेगी, ऑप्शन नंबर बी 11 रहेगी, है ना। इतना हलवा सवाल था। यस, ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कंसेप्चुअली पूछा गया कि आप फैक्टोरियल नोटेशन को कितने अच्छे से समझते हैं, कितने अच्छे से उसे पहचानते हैं, और क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग कहती है, आप उसे डर रहे हैं या फिर आप उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर टेस्ट होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है कि ये एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, इसकी वैल्यू बतानी है कि इसका आंसर 1 होगा, ऑलवेज एक ऑड इंटीजर आंसर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, या नन ऑफ दीज आएगा। चलिए देखते हैं, इसे आराम आराम से हम लोग करेंगे। सर हमें n+2 का फैक्टोरियल दिया गया है, तो क्या मैं n+2 के फैक्टोरियल को n+2 मल्टीप्लाई n+1 मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? कुछ बच्चे नहीं समझ पाए होंगे तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे अगर मैं 10 फैक्टोरियल लिखना चाहूं तो मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, या फिर मैं 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। इसी तरीके से n+2 फैक्टोरियल को मैं पीछे काउंट में चलूंगा तो n+2, उससे छोटा नंबर n+1, उससे छोटा नंबर n, और उससे छोटा नंबर n-1। मैं इससे आगे नहीं लिखना चाहता तो मैं इसे यहीं पर फैक्टोरियल नोटेशन के साथ खत्म करता हूं। आगे आगे हमसे क्या बोला जा रहा है सर? प्लस प्लस हमें दिया जा रहा है n+1 टाइम्स ऑफ n-1 फैक्टोरियल दिया जा रहा है, डिवाइडेड बाय क्या दिया सर? डिवाइडेड बाय भी हमें n+1 मल्टीप्लाई n-1 फैक्टोरियल दिया जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं सर? हम कर सकते हैं n-1 फैक्टोरियल को कॉमन ले सकते हैं। यदि हम लोग कॉमन लेते हैं तो n-1 फैक्टोरियल के साथ n-1 फैक्टोरियल के साथ हम लोग n+1 और n-1 ये दोनों कॉमन ले सकते हैं। तो यदि हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा सर? यहां पर हमारे पास बचेगा n+2 और n बचेगा, क्योंकि बाकी दोनों कॉमन हो गए, यानी n इंटू n+2 हमारे पास बचा, और यहां पर +1 बचा। तो आप कहेंगे सर ये n+1 इससे कैंसिल, n-1 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हमारे पास एक्सप्रेशन में बचेगा n² + 2n+1, जिसे आप लोग लिख सकते हैं कि सर ये n+1 का होल स्क्वायर है, जो कि ये एक्सप्रेस करता है कि सर ये हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। है ना कितना आसान सवाल? जस्ट एक बेसिक एक्सप्लेनेशन की फैक्टोरियल की कितनी समझ आप रखते हैं, यदि आप उसको सही कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, उसमें लगाए गए अरिथमेटिक को सही तरीके से कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। शायद 2 या 3 स्टेप्स के अंदर आप इसे कैलकुलेट करके सामने ला सकते हैं। है ना? बढ़िया, चले आगे चलते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि इफ Cn12 बराबर Cn8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 22Cn। अभी अभी सर आपने बताया था कि NCr1 बराबर NCr2 अगर होता है तो इसका एक कंडीशन होता है कि सर, इसकी क्या कंडीशन होती है? पहली कंडीशन ये होती है कि R1 और R2 का जो एडिशन है वो या तो n हो जाए, दूसरी कंडीशन होती है कि सर R1 बराबर R2 हो जाए। भाई मैं तो यहां पर साफ साफ ये चीज एक्सप्रेस कर सकता हूं कि सर 12 जो है वो 8 के बराबर तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये 12 और 8 को ऐड करने पे हमारे पास n आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रिजल्ट, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 20 हो जाएगी। ओके सर, n की वैल्यू 20 हो गई तो वो मुझसे मांग रहा है कि मुझे 22C20 की वैल्यू बता दो। तो 22C20 जो है इसी फॉर्मूले से हम लोग 22C2 लिख सकते हैं, 22C2 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वाले दोनों का सम क्या होना चाहिए सर? नीचे वाले दोनों का सम n के बराबर है, तो ये हो सकता है। तो इसे मैं एक्सपैंड करूंगा तो ये 22 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा। 2 के टेबल में काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 231। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खत्म सवाल। जस्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको अच्छे से मालूम है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं था, काफी आसान सवाल था। आप इसे बिल्कुल कोशिश ना करें फॉर्मूले से एक्सपैंड करके, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट की अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। है ना? चले ओके। अगला सवाल हमारे पास क्या है कि सर अगर ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला में दिया गया रेशियो में इतना 3:5, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द वैल्यू ऑफ n इज 3, द वैल्यू ऑफ n इज 3 और P5n जो है वो P6n-1 के बराबर है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो देखते हैं सर क्या बोल रहा है यहां पर। 2n+1 Pn-1 बोल रहा है, 2n+1 Pn-1, इसका रेशियो हमसे मांग रहा है
2n-1 p n से मांग रहा है और ये 3/5 रेशियो हमें दिया गया है। तो सबसे मुश्किल काम है यहाँ पर फॉर्मूले को सही सही एक्सप्लेन करते हुए आप लोग अप्लाई करें, ठीक है। गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यहाँ पर कि सर ये 2n+1 फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाई 2n+1 माइनस n-1। 2n+1 माइनस n-1 करेंगे तो हमारे पास माइनस है, n होने पर n बन जाएगा और ये +2 बन जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास n+2 फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाई, सर यहां पर आ जाएगा 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n-1 माइनस n करेंगे तो हमारे पास n-1 आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3/5, है ना। फॉर्मूले को सही सही लगा लिए, ओके। अब इस कंडीशन में हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जैसे आप 2n+1 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे तो ये 2n+1 2n-1 इंटू 2n करके आएगा, ऐसे करके आएगा। मैं इसे कहां रोक देता हूं, मैं सर 2n-1 फैक्टोरियल पर ही रोक देता हूं। तो अगर मैंने इसे 2n-1 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो इसे भी मैं 2n-1 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा, तो आप कहेंगे, एक मिनट मैंने यहां पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसको रिवर्स लेते हैं। क्या गलत लिख दिया है कि 2n+1 के बाद सर अगली काउंटिंग 2n आएगी और फिर उसके बाद 2n-1 फैक्टोरियल आएगा। तो अगर मैं इसे 2n-1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता हूं तो ये भी 2n-1 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। और इस सिचुएशन में क्या होगा सर, ये और ये कट जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा सर, 2n इंटू 2n+1। यानी इसको अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 2n इंटू 2n+1 आ रहा है। और इसी तरीके से n+2 फैक्टोरियल को ध्यान से देखेंगे यहां पर कि सर अगर मैं इस वाले रीजन में n+2 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करता हूं तो n+2 के बाद की काउंटिंग हो जाएगी n+1, देन उसके बाद n हो जाएगा और उसके बाद n-1 फैक्टोरियल आएगा। तो अगर मैं इसे n-1 फैक्टोरियल से डिवाइड करता हूं तो n-1 फैक्टोरियल से यहां भी डिवाइड हो जाएगा और आप कहेंगे कि सर ये वैल्यू इससे कट गई, तो यहां से जब n-1 फैक्टोरियल को n+2 फैक्टोरियल से कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास डिनोमिनेटर में बचेगा n इंटू n+1 इंटू n+2, है ना। और ये रेशियो किसके बराबर है सर, ये 3/5 के बराबर है। तो यहां से सर n की वैल्यू n से कैंसल आउट कर दें, बिल्कुल कर दो बेटा। अब करते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेंगे तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 20n+10 आ जाएगा, ठीक है सर। और इस तरफ आ जाएगा मेरे पास 3n², ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा 9n और हमारे पास आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम लोग इसे बदल देते हैं तो ये 3n² माइनस हमारे पास 11n और माइनस हमारे पास कितना है, -4 आ जाता है। तो आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे, 3n-1 में, है ना, और n-4 में नहीं, आप 3n+1 और n-4 में कर सकते हैं, ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो आप यहां से कहेंगे कि सर n की वैल्यू या तो -1/3 होगी या तो n की वैल्यू 4 होगी। तो कहने वाली बात यह है कि सर n हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, n हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो n यहां पर -1/3 जो है वो नेचुरल नंबर से डिनोट नहीं हो रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है। तो मेरा आंसर जो जाएगा ये एक नेचुरल नंबर है, तो n बराबर 4 हो जाएगा। बट इसने कहा तो सर आंसर 3 होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, आंसर 3 नहीं होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, ओके। नेक्स्ट स्टेज में अगर हम लोग यहां पर चेक करें तो इसने n की वैल्यू तो सर 4 निकाल ली, यानी ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि सर 5p4 जो होता है वो क्या 6p5 के बराबर होता है, n-1 नहीं, n-1 6p3 के बराबर होता है, ये आपको पूछना है। तो भाई कैलकुलेट कर लेते हैं सर, 5p4 को कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा, 4 बार कर देंगे, 5 4 जा 20, 6 जा 120 हो जाएगा। 6p3 को करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 3 करेंगे तो 5 3 जा 15 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा, है ना। 15 इंटू 6 करेंगे
ये कुछ गलत कर दिया मैंने, 15 इंटू 4 आएगा यहाँ पर, 5 4 आएगा और ये भी 120 आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सर, 120 आ रही है, यानी सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर क्या हो जाता है हमारा, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। अब ये सवाल सिर्फ इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहां पर थोड़ा फैक्टोरियल नोटेशंस के साथ आपको खेलना है, थोड़ा एल्जेब्राइक कैलकुलेशन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए और उसके साथ साथ परम्यूटेशन को जितनी तेजी से हो सके वो खोलना आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं एक साथ काफी सारा काम करवाया जा रहा है, तो यकीनन ये एक अच्छे सवाल की कैटेगरी में आ जाता है। वरना कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमें नहीं दिया गया है। बात समझ में आ गई है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम 6 प्रोग्रामर्स एंड 4 टाइपिस्ट एन ऑफिस वांट्स टू रिक्रूट 5 पीपल, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन सो एज टू रिक्रूट एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट। इसे आप लोग ऐसे समझिए कि सर एटलीस्ट एक टाइपिस्ट अगर मैं अरेंज करना चाहता हूं, ठीक है, मैं यहां पर कह रहा हूं कि सर ऑल सिलेक्शंस, ठीक है, एनी टाइप ऑफ सिलेक्शन आप इसे लिख सकते हैं, एनी टाइप ऑफ सिलेक्शन, जिसे हम लोग विदाउट रेस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, जो बराबर होगा उसमें कौन कौन से सिलेक्शन होंगे सर। पहला सिलेक्शन सेट ऐसा होगा जिसमें मैंने क्या किया है, मैंने 4 टाइपिस्ट ले लिए हैं और 1 प्रोग्रामर ले लिया है। दूसरा सिलेक्शन टाइप ऐसा हो सकता है जिसमें 3 टाइपिस्ट ले लिए हैं और 2 प्रोग्रामर ले लिए हैं। तीसरा सिलेक्शन टाइप ऐसा हो सकता है जिसमें 2 टाइपिस्ट और 3 प्रोग्रामर ले लिए हैं। चौथा सिलेक्शन टाइप ये हो सकता है जिसमें 1 टाइपिस्ट और मैंने 4 प्रोग्रामर ले लिए हैं। पांचवा सिलेक्शन टाइप ऐसे हो सकता है जिसमें पांचों के पांचों मैंने प्रोग्रामर ले लिए हैं। तो ये सभी के तरीके से हो सकते हैं। तो सर इनमें से कोई एक ही चीज हो सकती है, तो हम लोग यहां पर कहेंगे सर या तो ये हो जाएगा, या तो ये हो जाएगा, या तो ये हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा, है ना। इनमें से कोई एक ही कंडीशन हो सकती है, कोई एक ही सिलेक्शन बनाया जा सकता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए सर, एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट की बात बोली जा रही है कि सर कम से कम 1 टाइपिस्ट होना चाहिए। तो कम से कम 1 टाइपिस्ट का मतलब ये हुआ कि सर मुझे ये वाली कंडीशन नहीं चाहिए, ये वाली कंडीशन नॉट रिक्वायर्ड। इसमें तो सर टाइपिस्ट आया ही नहीं ना, हमें कम से कम 1 टाइपिस्ट चाहिए था, 1 टाइपिस्ट हमें चाहिए था, तो ये वाला नहीं चाहिए। तो एनी टाइप ऑफ सिलेक्शन के लिए हम ये नहीं देखेंगे कि कौन टाइपिस्ट है, कौन हमारा प्रोग्रामर है। हम बोलेंगे सर 10 लोग थे, उनमें से 5 लोगों को मुझे सिलेक्ट करना है, 5 लोगों को मुझे सिलेक्ट करना है, एंड दैट इज इक्वल्स टू ये वाला जो पार्ट हो जाता है मेरे दोस्त, है ना, ये वाला जो पार्ट आपका हो जाएगा, इस पार्ट को आप लोग बोलोगे सर एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट वाला केस, है ना। दिस इज एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट वाला केस हो जाता है। वो वाला केस सर नॉट रिक्वायर्ड है, तो ये जो काउंटिंग हमें हमारा जो आंसर होगा वो आंसर यहां आ जाएगा, प्लस सर 5 टाइपिस्ट मतलब पांचों के पांचों प्रोग्रामर सिलेक्ट करने के तरीके। सर 6 प्रोग्रामर्स हैं हमारे पास, 6 प्रोग्रामर्स हैं, उसमें से 5 प्रोग्रामर्स को सिलेक्ट करने का तरीका ये हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, 10C5 माइनस 6C5 हो जाएगा। सो 10C5 को कैलकुलेट करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 65 बेटा 61 के बराबर होगा, जो कि 6 आंसर दे देगा। आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे सर 5 2 जा 10 पूरा कैंसिल हो गया, 4 के टेबल में 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 के टेबल में 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो ये 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 और 36 इंटू 7 कर लीजिए। 36 इंटू 7 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2, यहां जाएगा 4, यहां जाएगा 252। कितना आ जाता है सर आंसर, 252 में से सर 6 केसेस को माइनस कर दीजिए तो 248 इज द राइट आंसर। 246 इज द राइट आंसर, नॉट 48, 46 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। समझ में आ गया सभी को। चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ईच लेस देन 600 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 2 3 4 7 9 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। चलिए देखते हैं। सर हमें क्या करना है, हमें 3 डिजिट का नंबर तो बनाना ही है, ऑब्वियस सी बात है ना, कॉमन सेंस 3 डिजिट का नंबर बनाना है, क्योंकि मुझे
इस नंबर से छोटा नंबर चाहिए। सर इस नंबर से छोटा नंबर चाहिए तो आप यहां पर क्या भर सकते हैं? क्या आप यहां पर 9 भर सकते हैं? नहीं सर 9 नहीं भर सकते। 7 भर सकते हैं? नहीं सर 7 भी नहीं भर सकते। हम 1 2 3 4 में से कुछ भी भर सकते हैं। सर 1 2 3 4 में से भर सकते हैं, यानी पहले वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं सर? 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं सर? 4 तरीके हैं पहले वाले बॉक्स को भरने के। तो हम लोग इसको कुछ ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कितने तरीके सर? 4 तरीके हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं कि सर रिपीटिशन हमें अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, तो अब मैं इस वाले बॉक्स में क्या भर सकता हूं? सर मैं 1 2 3 4 7 9 कुछ भी भर सकता हूं, मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं। तो देयर आर 6 वेज ताकि मैं दूसरे वाले नंबर को भर सकूं, और इसी तरीके से लास्ट वाले में भी सर 6 वेज ताकि मैं तीसरे वाले नंबर को भी भर सकूं। इस तरीके से अगर मैं नंबर बनाऊंगा तो सभी के सभी नंबर जो होंगे वो 600 से छोटे होंगे। तो मेरे पास टोटल वेज क्या हो गए सर? ये टास्क नंबर 1 हो गया, ये टास्क नंबर 2 हो गया कि पहला नंबर और दूसरा नंबर सिलेक्ट किया, और तीसरा सर टास्क कौन सा है कि तीसरा नंबर सिलेक्ट किया। तो हम लोग टोटल जो हमारा आंसर होगा वो 4 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा, यानी 144 वेज हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है कि ये एक नए तरीके का रेस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिला कि सर 600 से छोटा बनाना है, 600 से छोटा बनाना है। तो आप देखें कि सबसे पहले पोजीशन में हम लोग कौन कौन से डिजिट रख सकते हैं, कौन से डिजिट नहीं रख सकते हैं। जैसे कई बार यहां पर 0 हम लोग नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो 0 रखने से वो 3 डिजिट नंबर नहीं 2 डिजिट नंबर बन जाता है। तो इस तरीके के कंडीशंस को आपको समझना है, पहले समझना है, फिर उसके बाद उसको जेन्युइनली सोचना है कि हम लोग क्यों नहीं रख सकते हैं, यहां पर क्या रख सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, और फिर उसके बाद जितना भी मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया वो सारा थ्योरी आपको अप्लाई करना है, जिस तरीके का थ्योरी यहां पर अप्लाई हो रहा हो। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन बी द लेटर्स ऑफ द वर्ड केबल बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवल्स शुड ऑलवेज ऑक्युपाई ऑड पोजीशंस। चलिए देखते हैं यहां पर इस शब्द में आप कहेंगे सर सी बी और एल ये वॉवल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट्स हैं, और ए और ई जो हैं ये सर वॉवल्स हैं, ये कॉन्सोनेंट्स नहीं हैं। अगर मैं इन सभी के सभी शब्दों को अरेंज करना चाहता हूं मेरे दोस्त, अगर मैं सभी के सभी शब्दों को अरेंज करना चाहता हूं तो मेरे पास 5 वैकेंट पोजीशंस होंगी। इन 5 वैकेंट पोजीशंस में ऑड पोजीशंस क्या है? ऑड नंबर ऑफ पोजीशन सर, एक तो ये वाली ऑड पोजीशन है ना, एक ये वाली ऑड पोजीशन है और एक ये वाली ऑड पोजीशन है। इसमें क्या रखने हैं सर? इसमें वॉवल्स रखने हैं। क्या रखने हैं सर? वॉवल्स रखने हैं। तब आप मुझे बोलोगे कि सर देयर आर 3 ऑड पोजीशंस, देयर आर 3 ऑड पोजीशंस, बट हमारे पास 2 ही वॉवल्स हैं। तो सर 3 में से 2 वॉवल्स को ही तो अरेंज कर पाऊंगा ना मैं। तो यहां से मेरा आंसर कितना आ जाएगा? आंसर ना बोलकर मैं बोलूंगा कि सर वॉवल्स प्लेस करने का आंसर, वॉवल्स प्लेसमेंट, वॉवल्स कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं सर? 3 में से 2 को वॉवल्स को अरेंज करना है तो 3p2, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। नेक्स्ट सर, अगर मैंने मान लीजिए इसमें से पहली वाली पोजीशन में मैंने क्या कर दिया? वॉवल रख दिया, मैंने दूसरी वाली पोजीशन में वॉवल रख दिया, तो सर 2 ही वॉवल थे, दोनों के दोनों वॉवल मेरे इस्तेमाल हो गए। अब मेरे पास 3 खाली जगह है, 1 2 और 3। सर 3 रिमेनिंग पोजीशंस है ना मेरे पास, क्या है? 3 रिमेनिंग पोजीशंस हैं, 3 रिमेनिंग पोजीशंस, जिसमें हम लोग 3 कॉन्सोनेंट्स यहां पर प्लेस करने वाले हैं, है ना। तो सर अगर 3 में से तीनों को प्लेस करना है तो यहां से मेरे पास कॉन्सोनेंट्स को प्लेस करने का कितना तरीका हो जाएगा सर? कॉन्सोनेंट्स को प्लेस करने का तरीका 3p3 हो जाएगा, जो कि सर 6 आने वाला है 3p3 भी, है ना। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। यानी सर पहला काम हम लोगों ने क्या किया? पहला काम हम लोगों ने वॉवल्स को बिठाया, ये हमारा टास्क नंबर 1 था कि हम लोगों ने पहले वॉवल्स को बिठाया। दूसरा टास्क क्या था सर? मैंने फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट्स को बिठाया। तो मेरा जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए पहले टास्क को करने का तरीका दूसरे टास्क को करने का तरीका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 36 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर
डी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं कि क्वेश्चन को सिर्फ समझने की देरी है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ समझ चुके हैं तो उस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। एक बार क्विक रिपीट हम लोग देख सकते हैं कि सर 5 पोजीशंस थे, जिनमें से ऑड पोजीशंस हमारे पास कितने थे सर? 3 ऑड पोजीशन थे, पहला, तीसरा और पांचवा। लेकिन उन जगहों को भरने के लिए सिर्फ 2 ही वॉवल्स थे, तो सर 3p2 हो जाएगा आंसर। अब मैंने जब 2 वॉवल्स को प्लेस कर दिया, मेरा पहला काम हो गया, मैं दूसरे काम की तरफ आया, मैं कॉन्सोनेंट्स को प्लेस करना चाहता था। तो कॉन्सोनेंट्स के लिए मेरे पास 3 खाली जगह थी, 3 खाली जगह थी। एक ये वाली, मान लो हम कहीं पर भी भर सकते थे, लेकिन अभी एक कंडीशन में ये वाली और ये वाली, ये 3 खाली जगह है। 3 खाली जगह पे आपको 3 कॉन्सोनेंट्स बिठाने थे, तो आपका अरेंजमेंट का तरीका 3p3 हो जाएगा। तो टोटल आंसर मेरा 6 × 6 36 हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सर? हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 अपीयर व्हाइल राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000? ये काफी अच्छा सवाल है। इसे आप देख सकते हैं कि सर मान लीजिए आपने कहा कि ऐसा नंबर हो सकता है जिसमें तीनों में 3 आ रहा हो। हाँ सर, ऐसा हो सकता है जो 1000 से छोटा भी है। ऐसा नंबर हो सकता है जिसमें सर 2 जगह पे 3 आ रहा हो, तो ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे करके ये नंबर्स हो सकते हैं जिसमें सर 2 बार 3 आ रहा हो। सर ऐसा नंबर हो सकता है कि जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही बार 3 आ रहा हो। देखो बेटा, ऐसे करके हो सकता है। हाँ सर, ऐसे करके भी हो सकता है। ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं जिसमें एक ही बार 3 आ रहा हो। तो हम चाहते हैं कि जब हम लोग 1 से लेके 1000 को लिख रहे होंगे तो हमने कितनी बार 3 लिखा होगा, कितनी बार 3 लिखा होगा। जैसे इसमें हमने 3 बार 3 लिखा है, तो इसे मैं 3 बार काउंट करूंगा। इसमें 2 बार लिखा है, तो इसे मैं 2 बार काउंट करूंगा। तो कितनी बार हम लोगों ने 3 लिखा है, ये हमें बताना है। तो इसे स्टेप वाइज चलेंगे, आराम से देखिए। सबसे पहले में हम लोग बोलेंगे नंबर्स विद ऑल डिजिट्स 3। तो ऐसे कितने हो सकते हैं सर? तीनों पोजीशन में 3 ही बिठाने हैं, तो हम लोग कहेंगे सर 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि सर ये 3 तो आइटम्स हैं और तीनों के तीनों आइडेंटिकल हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। यानी सिर्फ एक ही नंबर तो ऐसा होता है ना, एक ही नंबर तो होता है ऐसा 333, जिसमें तीनों में 3 आ रहा हो। देखो सबूत मिल गए, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। डन है। चलो नेक्स्ट केस में चलते हैं। नेक्स्ट केस में हम लोग बोलेंगे कि ऐसे नंबर्स की बात करें सर, ऐसे नंबर्स की बात करें विद 2 डिजिट्स 3, जिसमें ऑल नहीं सर 2 डिजिट्स 3 हो। यानी जैसे ये वाले एग्जांपल्स देख लीजिए, ये वाले, है ना। इसके अंदर आप बोलेंगे कि सर 3 जगहों को रिप्लेस करना है, तो 3 फैक्टोरियल से रिप्लेस करो। लेकिन 3 जो है वो सर 2 बार आइडेंटिकल आइटम बन रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करो। तो यहां से हमारा आंसर कितना हो जाएगा? यहां से हमारा आंसर हो जाएगा, एक्चुअली इस तरीके से नहीं करेंगे, है ना, इस तरीके से नहीं करेंगे। आपको अरेंज किसी और तरीके से करना है। कैसे करना है इसको जरा ध्यान से देखें। इस कंडीशन के अंदर आप लोग बोलेंगे कि सर हमारे पास पहले पोजीशन में, आराम से देखिए सर, पहले पोजीशन में और दूसरे पोजीशन में हम लोगों को 3 भरना है। 3 भरना है, तो इसको 3 भरने का तरीका एक ही तरीका है, इसमें 3 भरने का एक ही तरीका है। लेकिन इसमें 3 भरने का कितना तरीका है? इसके में 3 भी आ सकता है, कोई और नंबर भी आ सकता है, लेकिन बस 3 नहीं आ सकता है। क्या नहीं आ सकता है सर? 3 नहीं आ सकता है। तो आप कहेंगे कि सर 3 नहीं आ सकता है, तो हमारे पास डिजिट कौन कौन से होते हैं सर? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बस इतने। सर आपने कहा 3 नहीं आ सकता है, तो कौन आ सकता है? बाकी सब आ सकते हैं। यानी सर इसका मतलब मैं यहां पर क्या रख सकता हूं? मैं यहां पर 9 ऐसे डिजिट्स रख सकता हूं जो कि हमारे पास, जिसमें 2 डिजिट्स 3 आ रहे होंगे, लेकिन तीसरा डिजिट जो होगा वो 3 नहीं होगा, क्योंकि हमने 3 को हटाकर बाकी डिजिट्स रखने की कोशिश करी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर कितना हो जाएगा सर? हमारा आंसर हो जाएगा 9 वेज। ऐसे 9 नंबर्स निकलेंगे जिसमें 2 बार 3 आ रहा होगा। ऐसे 9 नंबर्स निकलेंगे जिसमें 2 बार 3 आ रहा होगा। लेकिन क्या हो सर, इसका भी तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि 3 3 जो है वो सर पीछे की तरफ आ जाए, या फिर 3 जो है बीच में ना आकर
दोनों एंड्स में आ जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग इसका परमिटेशन लगाएंगे कि सर 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल से हो जाएगा। तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट किससे हो जाएगा सर? प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा यहां पर मल्टीप्लाई बाई 3, जो कि आपको देगा 27। कितना देगा? 27। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सर इसमें हमने क्या किया, तीनों डिजिट्स में से पहले 2 जगह पर 3 भर दिया और तीसरी जगह पर कुछ और भरने की कोशिश करी। लेकिन क्या हो सकता है कि सर ये 3 जो है ये पहले आ सकते थे दोनों, या फिर दोनों बाद में आ सकते थे, या तो दोनों एंड्स में आ सकते थे। तो उसके लिए अरेंजमेंट करने के लिए हम लोगों ने 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल यहां पर किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं। सर एक ऐसी कंडीशन बात करते हैं जिसमें नंबर्स जो होंगे, ठीक है, नंबर्स विद 1 डिजिट 3, जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट कौन होगा सर? 3 होगा। तो इस कंडीशन के अंदर अगर आप लोग बात करें तो आप कहेंगे कि सर 3 डिजिट हैं, इनमें से किसी एक में 3 भरना है ना। लीजिए सर किसी एक में 3 भर दिया तो वो एक तरीके से भर सकते हैं। अब मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि अगर मैं 3 को नहीं यूज कर रहा तो अब मेरे पास 9 वेज हैं सर। हाँ 9 वेज हैं, यहां पर भी 9 वेज है भरने के लिए। हाँ सर 9 वेज हैं। तो मेरा आंसर जो रहेगा वो सबसे पहले तो सर यहां से 81 हो जाएगा। लेकिन सर ये तीनों किसी भी ऑर्डर में आ सकते थे, यानी 3 जो है पिछले पोजीशन में, 3 जो है इस वाली पोजीशन में, 3 या फिर इस वाली पोजीशन में, सर किसी भी ऑर्डर में आ सकते थे। तो इनको अरेंज करने का तरीका क्या रहेगा सर? इनको अरेंज करने का तरीका भी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल रहेगा। क्योंकि यहां पे हम लोग जो यहां नंबर भर रहे हैं वो अदर देन 3 भर रहे हैं और वो रिपीटेशन करेगा बेटा, रिपीटेशन करेगा। तो इस बेसिस पे हमारा जो आंसर आगे आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? यहां से हमारा आंसर सर 81 आ जाएगा और यहां से आंसर 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 243। लेकिन सर इसके बाद भी आंसर हमारा क्या होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा और हम लोगों को दिमाग लगाना है फाइनल आंसर के लिए। तो फाइनल आंसर क्या होगा जरा ध्यान से देखें। यहां पर हम लोग फाइनल आंसर को लिखेंगे इस क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बाकी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर एक बार करना सीख जाते हैं तो कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। चलिए देखिए सर, जिस नंबर में 3 बार 3 आ रहा होगा उसमें मैं 3 को 3 बार काउंट करूंगा। तो ऐसे कितने नंबर थे सर? ऐसे एक नंबर थे। तो मैं एक नंबर में सर 3 जो है 3 बार आ रहा था तो मैं उसे 3 बार गिनूंगा। अगर 2 नंबर ऐसे आ रहे होते तो उसको मैं दोनों नंबर में 3 को 3 बार गिनता, तो ऐसे 6 बार 3 हो जाता। लेकिन सर एक ही नंबर आ रहा है तो उसमें 3 जो है 3 बार गिनना पड़ेगा। सर ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें 2 डिजिट्स 3 आ रहे हैं? तो आप कहोगे सर ऐसे सर 27 नंबर्स हैं। तो 27 नंबर्स में 3 कितनी बार आ रहा है सर? 2 बार आ रहा है, इसलिए 3 को मैं 27 नंबर्स में 2 बार गिनूंगा तो 27 इंटू 2 हो जाएगा। सर ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें 3 सिर्फ एक ही बार आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ऐसे 243 नंबर्स हैं। तो मैं 243 नंबर्स को सिर्फ एक ही बार गिनूंगा कि इतनी बार 3 आएगा। तो फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा? इन सब का प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 57, तो 54 प्लस 3 57, और ये हो जाएगा हमारे पास 300 के बराबर। तो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 300। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। थोड़ा समय लगा लेकिन एक बेहतरीन सवाल आप लोगों के सामने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ यहां पर आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे प्रैक्टिस करके मास्टर करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्या कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड ग्लूमी be arranged so that the two O's should not come together, तो हमने कहा सर मेरे को 3 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को आंसर निकालना था। पहला क्या था सर? विदाउट रेस्ट्रिक्शन बता दो। क्या कर दें सर? विदाउट रेस्ट्रिक्शन बता दे बंदे। सर विदाउट रेस्ट्रिक्शन बताएंगे तो ये कितने लेटर हैं सर? 6 लेटर हैं। 6 लेटर में सर ओ जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यानी 360 हो जाएगा। हाँ सर 360 हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चा मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ओज जो है टुगेदर चाहिए, ओज टुगेदर चाहिए। तो इस कंडीशन में आप मुझे क्या बोलोगे
कि सर जी, एल, एम और वाई को अलग रखो और दोनों ओज को एक बक्से में बंद कर दो, तो हमारे पास आउटसाइड द बॉक्स कितने हैं सर? आउटसाइड द बॉक्स 5 चीजें हैं, इनसाइड द बॉक्स 2 चीजें हैं, लेकिन वो दोनों की दोनों आइडेंटिकल हैं, तो सर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देंगे। तो मेरा आंसर यहां से आ जाएगा बेटा 120। ठीक है, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, बिल्कुल। इसी के साथ बेटा आखिरी चीज अगर मुझसे ये पूछी जा रही है कि ओज आर नॉट टुगेदर, क्या पूछा जा रहा है? कि दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 360 माइनस 120। सो ऑप्शन 240 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है ना? था हलवा सवाल, बिल्कुल खत्म हो गया क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, लेकिन आपको बस आराम से समझना है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सर ग्रुपिज्म और आइडेंटिकल आइटम दोनों को मर्ज करके इस क्वेश्चन को बनाया गया। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर मैंने तो ग्रुपिज्म लगाया, आंसर सॉल्व नहीं हुआ, मैंने तो वो आइडेंटिकल आइटम लगाया तब भी सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन दोनों को सही सही अप्लाई करोगे तो आंसर क्यों नहीं आएगा, है ना? बात समझ में आ रही है? तो इसी के साथ अगले सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बुक्स ऑन हिंदी एंड 3 बुक्स ऑन इंग्लिश बी अरेंज्ड इन अ रो सो ऑन अ शेल्फ सो दैट नॉट ऑल द हिंदी बुक्स आर टुगेदर। देखो बेटा, अगर हिंदी किताबों को एक साथ नहीं रखना है तो पहले मैं क्या करूंगा सर? इंग्लिश की किताबों को अरेंज कर दूंगा। मैंने ये इंग्लिश की किताबों के बेटा 3 इंग्लिश की किताबें थी, इन्हें अरेंज कर दिए। यानी सर मैं इंग्लिश की किताबों को कितने तरीकों से अरेंज कर रहा हूं? आप कहोगे सर 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हो। अब इंग्लिश की किताबों के बाजू बाजू में आपको बेटा 4 खाली जगह मिलेगी जहां पर आप अपनी किताबें रख सकते हो। यहां पर आप अपनी किताबें रख सकते हो। अब बेटा इसको समझ लो जरा सा कि सर अब मेरे पास 3 हिंदी किताबें हैं, अगर मैं पहली हिंदी किताब यहां, दूसरी हिंदी किताब यहां और तीसरी हिंदी किताब यहां रखूं, तो सर इससे कोई भी हिंदी किताब एक साथ नहीं आ रही है ना? कोई भी हिंदी की किताब एक साथ नहीं आ रही है। या फिर आपका मन करे आप पहली हिंदी की किताब यहां रखो, दूसरी हिंदी की किताब यहां रखो और तीसरी हिंदी की किताब यहां रखो, तो सर इसमें भी कोई भी हिंदी की किताब साथ में नहीं आ रही है। तो यहां से हमें समझ में आता है कि सर देयर आर 4 वैकेंट प्लेसेस, यहां पर 4 खाली जगह हमें बच जाती हैं। ठीक है, तो हिंदी की किताबें रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? हमारे पास 4 खाली जगह थी जिसमें 3 खाली जगहों को हम लोग भरना चाहते हैं, तो 4p3 हो जाएगा। सर 4p3 सॉल्व होकर 24 बन जाएगा और 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा सर, 2 काम करे हैं तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 24 यानी कि 144 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है ना? तो ये तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं कि सर पहले अगर हमें हिंदी किताबों को साथ में रखना मना है तो अंग्रेजी की किताबों को पहले सजा ले, और फिर देखिए कि ऐसी कितनी खाली जगहें रखी जा सकती हैं जो कि एंड पोजीशंस को मिला के उनके बीच की जगह होती है, वो गिन लीजिए और उसमें से कितनी किताबें आपको अब हिंदी की सजानी है, अरेंजमेंट कर दीजिए, आंसर आपके हाथ में है। डन है? चलें अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है कि अ मीटिंग इज टू बी एड्रेस्ड बाय 5 स्पीकर्स ए बी सी डी ई, इन हाउ मेनी वेज कैन द स्पीकर्स बी ऑर्डर्ड इफ बी मस्ट नॉट प्रीसीड ए इमीडिएटली और अदरवाइज। देखिए इस क्वेश्चन को आराम से समझिए कि सर ऐसे कितने कंडीशन होंगे जिसमें ए हमारे पास आगे होगा और बी हमारे पास क्या होगा? पीछे होगा। ठीक है, ए हमारे पास आगे होगा, बी हमारे पास पीछे होगा। ठीक है, समझिए इस चीज को, क्योंकि जितना डिटेल में समझेंगे उतना समझ में आएगा। तो आप कहेंगे कि सर ए के बाजू में ही अगर बिठाना है तो ए के बाजू में 4 लोग बैठने वाले होंगे, ए बी सी डी ई। तो इनमें क्या होगा कि सर इनमें ए हमेशा बी से पहले ही रहेगा इन सभी अरेंजमेंट्स में, चाहे आप सी बी डी ई बिठा लो, चाहे आप किसी को भी आगे पीछे बिठाओ, इन सब अरेंजमेंट में ए बी से आगे रहेगा। तो ठीक ऐसी भी तो एक कंडीशन बन रही होगी जिसमें सर बी यहां पर बैठा होगा और बाकी जगह पर ए सी डी और ई बैठ रहे होंगे। तो इनमें क्या होगा सर? बी ए से आगे बैठ रहा होगा। तो जितने कंडीशंस ए के लिए बन रहे होंगे उतने ही कंडीशंस बी के लिए बन रहे होंगे कि सर अगर ए आगे बैठ रहा है जितने कंडीशंस में, मान लो 40 केसेस में ए आगे बैठ रहा है,
तो सर 40 केसेस में बी भी तो आगे बैठ रहा होगा, क्योंकि हमें सिर्फ ए और बी की जगह ही तो बदलनी है। जैसे ही जगह बदलेंगे उसमें ए आगे हो जाएगा, दूसरे वाले में बी आगे हो जाएगा। तो ये बात अगर हमें समझ में आती है तो हम कहते हैं सर टोटल अरेंजमेंट कितने होते हैं। सर टोटल अरेंजमेंट अगर मैं 5 लोगों को अरेंज करता हूं तो 5 फैक्टोरियल सर 120 हो जाएगा। अब इसे 120 में क्या होगा, इस 120 में 60 केसेस में ए जो होगा बेटा, ए जो होगा वो बी से आगे होगा, और इसमें 60 केसेस में बी जो होगा वो ए से आगे होगा। तो इसमें बोल रहा है कि बी मस्ट नॉट प्रीसीड ए, यानी बी ए से आगे नहीं आना चाहिए। तो आपसे कौन से वाले वैल्यू को पूछा जा रहा है, आपसे ये वाले वैल्यू को पूछा जा रहा है कि बी ए से आगे नहीं पीछे आना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 60 वेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 वेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया। तो यही सिंपलिसिटी के साथ हम लोग करते जाएंगे और एक एक क्वेश्चन का धुआं उड़ाते रहेंगे। तो चले अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लो जी बेटा, यहां पर अगला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है कि अ ग्रुप कॉन्सिस्ट ऑफ 5 men and 5 women if the number of different 5-person committees containing k men and 5 minus k women is 100, what is the value of k। देखिए यहां पर आपको दिए गए हैं 5 आदमी दिए गए हैं और 5 बच्चे आपको औरतें बताई जा रही हैं, ठीक है। जिसमें से ये कह रहा है कि सर हमें के मेन सिलेक्ट करने हैं और सर 5 माइनस के विमेन सिलेक्ट करने हैं। तो सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट में अगर मैं यहां से जाऊं तो मेरा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सर, 5C होना चाहिए, और यहां से 5C 5 माइनस के होना चाहिए, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर, 100 होना चाहिए। यही वो मुझे बता रहा है ना। फिर हम जानते हैं कि सर ये दोनों वैल्यूज जो हैं, ये दोनों वैल्यूज जो हैं, ये दोनों के दोनों इक्वल वैल्यूज हैं, ये दोनों के दोनों इक्वल वैल्यूज हैं। यानी सर अगर ये इक्वल है तो ये 10 होना चाहिए और ये भी 10 होना चाहिए। हाँ सर ये दोनों 10 होने चाहिए, तभी तो 10 इंटू 10 100 होगा ना, है ना। तो सर अब मुझे ये बताओ कि k की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि आंसर 10 हमारा बन जाए। k की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि आंसर 10 बन जाए। तो बेटा स्मार्ट बच्चे इसे बहुत तेजी से पकड़ चुके होंगे, तो वो बोलेंगे कि सर 5C2 जो होता है वो 10 होता है, या फिर 5C3 जो होता है वो 10 होता है। इसका मतलब अगर मैं इन दो बातों को समझ पा रहा हूं तो 5CK को इधर देखोगे तो आप मुझे इन दोनों के बीच में बोलोगे कि सर या तो k की वैल्यू 2 हो जाए या तो k की वैल्यू 3 हो जाए। दोनों कंडीशन में इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सीधे तरीके से आपसे दो चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, सिलेक्शन के ऊपर पूछा गया, साथ ही आपसे यह पूछा गया कि आपको कॉम्बिनेशन के n-r वाली प्रॉपर्टी समझ में आती है या नहीं आती है, और कुछ कॉम्बिनेशन की वैल्यूज अगर आपको याद हैं तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सेकंड्स के अंदर खत्म कर सकते हैं, ठीक मेरी तरह। चले अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सर एक असर्शन दे रहा है, द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 20 डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन 8 एट अ टाइम इज सेम एज दैट टेकन 12 एट अ टाइम। ये कहना चाहता है कि सर 20 अलग अलग चीजों में से 8 चीजें सिलेक्ट करना और 20 अलग अलग चीजों में से 12 चीजों को सिलेक्ट करना, क्या ये दोनों बराबर होंगे। हाँ सर बराबर होंगे, तो असर्शन हमारा ट्रू है, असर्शन हमारा ट्रू है। फिर ये कह रहा है कि सर अगर NCR जो है वो NCS के बराबर है तो क्या इसका मतलब R और S का सम जो है वो N के बराबर होगा। हाँ सर ये भी बिल्कुल सही कह रहा है, रीजन भी बिल्कुल सही कह रहा है, और ये जो रीजन है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे है कि सर अगर 8 + 12 करने पर 20 के बराबर आ रहा है ना, तो यही तो स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया इसको प्रूफ करने के लिए, बिल्कुल। तो सर यानी A और R दोनों ट्रू हैं एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो ये सभी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे जो कि कंसेप्ट्स पे पूछे जा रहे हैं। ये नहीं कि आपको सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर झोंका जा रहा है, आपसे सिर्फ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं जहां आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा है कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्या आप उन कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से अप्लाई करना जानते हैं। वो इस तरीके से आपके सामने है। एक दो क्वेश्चन तो बेटा कैलकुलेटिव मिलेगा ना, अब ऐसा भी कौन सा जुल्म है हमारे पास, जुल्म को बेटा ढहा देना है, छोड़ देना है कि भाई नहीं, अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव लग रहा है तो क्या वो एक लौता सवाल ऐसा है जो आपको पास या फेल कराएगा, नहीं ना। तो ये बेसिक बात को समझो और
कंसेप्ट के पीछे चलो कि कौन सा क्वेश्चन हमें आंसर दे रहा है और आसानी से दे रहा है, पहले वो सारे सवालों को सॉल्व करना हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। मैं पूरे सेशंस के दौरान आप लोगों को स्ट्रैटेजी भी धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन आज पहली क्लास है तो इसलिए ज्यादा नहीं, आज हम लोग सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे पूरा फोकस यहां पर रखेंगे। चलें अगले सवाल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 12 आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये कह रहा है सर 12 लाइंस हमारे पास हैं और उनमें से सर 7 लाइनें कैसी हैं, कोलिनियर हैं, तो बताइए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड। बेटा डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर क्या था सर, NC3 माइनस MC3 आंसर था, यानी 12C3 माइनस 7C3। 12C3 करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 हो जाएगा, और ये -7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 3 2 जा 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 220 माइनस 3 2 जा 6, यहां पर आ जाएगा 35, तो ये बन जाएगा आपके पास 185 के बराबर। सो आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मुझे इसे कैलकुलेट करके निकालना चाहिए, नहीं बेटा आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, एनडीए फिर आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का यूज करना है और डायरेक्टली यूज करके आंसर निकालना है एज फास्ट एज पॉसिबल। ट्रिक्स का यूज करें कि कॉम्बिनेशन कैसे एक्सपैंड करना है, या फिर आप उनकी वैल्यूज याद रखते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो जरूरी नहीं है। इट्स वेरी इजी टू एक्सपैंड दीज टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। कूल है। चले अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है सर, What is the number of ways in which one can post 5 letters in 7 letter boxes? देखिए बेटा हमारे पास लेटर्स है 5, लेटर्स है 5, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। लेटर्स है 5, बॉक्सेस है सर 7, लेटर्स है 5, बॉक्सेस है 7। ओके सर, तो इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से, असली गेम ही यहीं पर चल रहा है। सर इसमें लेटर सारे के सारे पोस्ट होने हैं, चाहे बक्सा कोई खाली रह जाए कोई फर्क ना पड़ता, मेरे सारे के सारे लेटर जो है वो पोस्ट होने चाहिए, ये सारे पोस्ट होने चाहिए। तो हम कहेंगे सर लेटर 1 को आप बॉक्स 1 में डाल सकते थे, बॉक्स 2 में डाल सकते थे, बॉक्स 3 में डाल सकते थे, बॉक्स 4 में डाल सकते थे, यानी इसी तरीके से आप बहुत सारे बॉक्सेस में क्या कर सकते थे कि लेटर 1 बॉक्स 1 में, लेटर 2 बॉक्स 1 में, लेटर 1 बॉक्स 3 में, लेटर 1 बॉक्स 4 में, ये 5 में भी जा सकता है, ये 6 में भी जा सकता है, और ये 7 में भी जा सकता है। यानी सर अकेले लेटर 1 के पोस्ट होने के कितने तरीके हो सकते हैं सर, लेटर 1 के पोस्ट होने के 7 तरीके हो सकते हैं। कितने तरीके सर, 7 तरीके। सिमिलरली क्या बच्चा आप लोग मुझे ये बोल सकते हो कि सर ये लेटर 2 के पोस्ट होने के भी सर 7 तरीके हैं, है ना, लेटर 2 के भी सर पोस्ट होने के 7 तरीके ही हमें दिख रहे हैं सर, है ना। देयर आर 7 वेज टू पोस्ट द लेटर 2 इन डिफरेंट बॉक्सेस। बिल्कुल, तो इसका मतलब यह हुआ कि सर लेटर 2 के लिए भी हमारे पास कितने तरीके हैं, 7 वेज हैं। सो सेम पैटर्न में सर लेटर 3 के भी 7 वेज होंगे, लेटर 4 के भी 7 वेज होंगे, और लेटर 5 के भी 7 वेज होंगे। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए, फाइनल आंसर होना चाहिए सर 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 7 की पावर होना चाहिए 5। कितना होना चाहिए सर, 7 की पावर होना चाहिए 5, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। जिस चीज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के हर एक पर्टिकुलर आइटम के पॉसिबल वेज को देखें, और सभी के पॉसिबल वेज निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। वेरी इजी, बिल्कुल इजी भाई, हलवा सवाल था ये, ऐसे हलवे हलवे सवाल पूछे जा रहे हैं, इसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है बच्चा, बिल्कुल नहीं होना है। जब अखिल सर है यहाँ तो गम कहाँ, गम कहाँ बेटा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो भी चीजें बताई गई हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसको समझकर पहले इन्हीं क्वेश्चंस को अप्लाई करना है, सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद जो भी बुकलेट आप यूज कर रहे हैं भाई उसको लगा डालें, लगा डालें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, अब आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट पहले आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मैसेजेस, मैसेजेस नहीं भाई मैसेजेस है ना, डिफरेंट मैसेजेस दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 zeros and 2 ones। ठीक है, 3 zeros and 2 ones। चलिए बेटा देखो ये कहना चाहता है कि सर अगर मैं ऐसे करके 0 0 0 1 1 से एक बाइनरी नंबर बनाऊं तो ये एक बाइनरी नंबर होगा। मैं ऐसे बना सकता हूं 0 1 0 0 1, मैं ऐसे बना सकता हूं 0 1 1 0 0। तो ये कह रहा है कि सर मैं कितने डिफरेंट मैसेजेस बना सकता हूं 2 1 और 3 zeros के साथ, 2 1 और 3 zeros के साथ कितने डिफरेंट मैसेजेस बना सकता हूं। तो मैं कहूंगा सर एक्चुअली मेरा जो मैसेज बनेगा वो बनेगा तो 5 डिजिट का ही, है ना। तो सर इसका मतलब मेरा आंसर जो होना चाहिए वो 5 फैक्टोरियल तो होना ही चाहिए, लेकिन उसमें 2 बार बेटा जीरो आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा सर, 2 बार हमारे पास जीरो है ना, 2 बार हमारे पास जीरो है यानी K1 की वैल्यू सर 2 हो गई, और 3 बार सर हमारे पास 1 है, 3 बार हमारे पास 1 है यानी सर K2 की वैल्यू 3 हो गई। तो 5 फैक्टोरियल को हम लोग क्या करेंगे सर, डिवाइड करेंगे, एक बार 2 फैक्टोरियल से, एक बार 3 फैक्टोरियल से। तो यहाँ पर 20/2 बेटा कैलकुलेट करने पर 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट मसाजेस, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हलवा सवाल भाई, बिल्कुल हलवा सवाल, रिपीटेशन आइडेंटिकल आइटम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। बताओ कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया, बस उसको कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज दे दिया गया, बच्चे अटक गए, टडा हो गया मुश्किल क्वेश्चन। नहीं बेटा थोड़ा सा दिमाग के दायरे को खुला छोड़ो, उसके अंदर कुछ भेड़ बकरियों को आने दो, चरने दो, जाने दो, तभी तो खुश रहेगा माहौल। वरना ऐसे बंद करके रखोगे तो कब तक कितना ज्ञान बटोर पाओगे, सब अंदर ही सड़ जाएगा। थोड़ा दिमाग खोलो, बड़ा करो, लंबा करो, सोच को बड़ा करो, है ना। चलें अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टी पार्टी इज अरेंज फॉर 16 पीपल अलोंग 2 साइड्स ऑफ अ लॉन्ग टेबल विद 8 चेयर्स ऑन ईच साइड। 4 particular men wish to sit one particular side and 2 particular men wish to sit on the other side. The number of ways they can be seated is। मान लीजिए बेटा मैंने 4 बंदों का नाम लिया, जिनमें से 16 में से 4 बंदों का नाम लिया ABCD, जो कि टेबल के इस तरफ बैठना चाहते हैं। ये मुए इतने बदतमीज हैं कि ये यहां पर ही बैठना चाहते हैं। तो सर यहां पर 4 सीटें खाली रह जाती हैं, है ना, 4 सीटें खाली रह जाती हैं इस जगह पर। सर यहां पर हमारे पास 8 सीटें बची थी, लेकिन यहां पर 2 ऐसे बदतमीज लोग आए हैं पार्टी में जो कि वो इस साइड ही बैठना चाहते हैं, टेबल के इस तरफ ही बैठना चाहते हैं। अब ये क्या है कि बचे हुए लोग कहीं भी बैठ सकते हैं, वो अच्छे हैं कि हाँ सर हम कहीं भी बैठ जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमें डिफरेंट परम्यूटेशंस बनाने हैं। सर इस तरफ हमारे पास टोटल सीटें कितनी थी, सर इस तरफ टोटल सीटें हमारे पास 8 सीटें थी। कितनी सीटें थी सर, 8 सीटें थी, जिसमें से ये 4 कहीं पर भी बैठ जाते लेकिन बैठते यहीं पर। तो 4 लोगों के लिए जो मेरा परम्यूटेशन होगा वो क्या हो जाएगा सर, 8 में से 4 लोगों को मुझे यहां पर बिठाना है। सर सीटें तो यहां पर भी मेरे पास 8 थी, सीटें तो यहां पर भी मेरे पास 8 थी, लेकिन ये दोनों यहीं पर बैठना चाहते थे। तो इन 8 सीटों में से 2 लोगों को मैंने यहां पर बिठा दिया, ठीक है। अब मेरे पास बच्चा बची कितनी जगह, आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सीटें बची ना। देखो कितनी सीटें बची सर, 10 सीटें मेरे पास बच गई हैं। तो इन 10 सीटों में बचे हुए कितने लोग, 4 बिठा दिए सर, 2 बिठा दिए, नहीं 6 बिठा दिए, और मुझे 16 लोगों को बिठाना था, नहीं 10 लोग बिठाने थे। तो 10 सीटों में मुझे 10 लोगों को बिठाना है, तो 10p10 हो गया, है ना। 10 में से 10 लोगों को बिठाना है। आप में से एक बच्चा बोलेगा कि सर ये तो 10 में से 10 लोगों को बिठाना है तो 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन सर आंसर अभी तक मैच नहीं कर रहा है, नोटिस करें आंसर अभी तक मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। इसका एक्सपेंशन मैं नीचे कर रहा हूं। 8p4 को अगर मैं खोलूंगा मेरे बच्चे, 8p4 को खोलूंगा तो ये 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बेटा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 8p2 को खोलूंगा तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। और 10 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल है। हाँ सर है तो सही, बिल्कुल ठीक है। तो कैंसिलेशन अगर आप करोगे तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 बार 8 फैक्टोरियल मुझे दिखाई दे रहा है। और 4 फैक्टोरियल जो होता है ये सर 24 होता है। तो 24 को जब मैं 8 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो इन टोटल मेरे पास क्या बच रहा है सर, 210 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, जो कि हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही जवाब बताता है ना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि सर 16 सीटें थी,
16 सीटों में से एक साइड में 8 सीट, दूसरे साइड में 8 सीट, 4 ऐसे लोग थे जो कि एक ही साइड में बैठना चाहते थे, तो उनको बिठाने के लिए सर मैंने 8p4 कर दिया। ये देखो बॉक्स बना देता हूं दोबारा से। क्या कर दिया सर, 8p4 कर दिया कि 8 सीटें थी सर, उसमें से 4 लोगों को बिठा दिया। फिर सर दूसरी साइड में भी 8 सीटें थी, उसमें से 2 लोगों को बिठा दिया। अब सर बचे 10 लोग और 10 सीटें, 10 लोगों को 10 सीट में बिठाऊंगा तो सर 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसे हमने थोड़ा सा कैलकुलेट किया और अपना डिजायर्ड रिजल्ट हमारे पास मिल जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन है ना। मुश्किल लगा? अगर लगा तो बेटा 2 बार और एक प्रैक्टिस कर लेना। बहुत ज्यादा मुश्किल लगा, 4 बार और कर लेना। और भी मुश्किल लग रहा है, अरे मत करना बेटा, इतना भी क्या रोना धोना होता है, हैं? जरूरी नहीं, बहुत आसान सवाल है, आप सिर्फ हवा बना रहे हैं, आपको कंडीशन को समझने की देरी है। जितने अच्छे से कंडीशन समझेंगे उतने अच्छे से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। What is the number of ways in which 3 holiday travel tickets be given to 10 employees of an organization if each employee is eligible for any one or more of the tickets? By option number D, that is 1000. कैसे सर, कैसे आपने कैसे निकाल दिया? देखो बेटा 3 एम्प्लॉई हैं, ठीक है, 3 एम्प्लॉई हैं, 3 एम्प्लॉई नहीं है सर, 10 एम्प्लॉई हैं। क्या बात कर रहे हो, 10 एम्प्लॉई हैं, ठीक है, और 3 टिकट हैं। ये क्या है सर, ये टिकट्स हैं, दीज आर टिकट्स, 3 टिकट्स हैं। बेटा ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 1 को दो, पहली टिकट जो है वो एम्प्लॉय नंबर 1 को दो, 2 को दो, 3 को दो, 4 को दो, 5 को दो, 6 को दो, यानी आप 10 में से किसी भी एम्प्लॉय को बेटा ये टिकट दे सकते हो। बाद में इसने बोला कि सर एनी एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर एनी वन और मोर ऑफ द टिकट्स, यानी वो एक से ज्यादा टिकट्स ले सकता है। तो जो टिकट नंबर 2 है उसके लिए भी 10 के 10 एम्प्लॉयज एलिजिबल हैं और टिकट नंबर 3 के लिए भी 10 के 10 एम्प्लॉयज एलिजिबल हैं। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा देयर आर 1000 वेज कि सर इन तीनों टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन 10 एम्प्लॉयज में हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलें अगले क्वेश्चन में चलते हैं सर। ये रहा अगला सवाल बच्चा। यहां पर आपसे कह रहा है कि ये बाजार शब्द आपको दिया गया है, इसके वर्ड्स को अरेंज करके मुझे 50th वर्ड बनाना है। तो डिक्शनरी ऑर्डर के क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं। तो बाजार के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो सर सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद बच्चे हमारे पास आर आएगा और फिर उसके बाद जेड आएगा। यानी पहले ए से बनने वाले शब्द होंगे, ठीक है, फिर सर बी से बनने वाले शब्द होंगे, ठीक है, फिर आर से बनने वाले शब्द होंगे और फिर बेटा Z से बनने वाले शब्द होंगे। ये हमें डिक्शनरी ऑर्डर में पता लगेगा। सर जब मैं A से शब्द बना रहा हूंगा तो यहां पर बचे हुए शब्द कौन से होंगे, यहां पर बचे हुए शब्द बेटा A, B, Z और R होंगे। तो सर 4 खाली जगह है, चारों को अरेंज करना है। तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल कितना होता है सर, 4 फैक्टोरियल 24 के बराबर होता है ना। ठीक सर, जब मैं बी से शब्द बना रहा हूंगा तब मेरे पास ए, जेड और आर रहा होगा, यानी सर 2 बार ए रहा होगा। इसका मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी सर 12 तरीकों से मैं इसको बना सकता था। ठीक है, जब मैं आर से बना रहा हूंगा तो ए, बी और जेड लेटर से मैं भर रहा हूंगा। तो आप कहेंगे सर 4 फैक्टोरियल अगेन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा क्योंकि ए रिपीट कर रहा है, तो 12 तरीके हो गए हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ब्रेक लगाएं बच्चे, यहां पर ब्रेक लगाएं और गिने कि सर ये 24 शब्द बन चुके हैं। क्या बन गया बेटा, चलिए गलती समझ में आ गई। ये सर देखो 24 शब्द बन गए हैं, यहां 12 शब्द बन गए हैं और यहां 12 शब्द बन गए हैं, यानी अब तक आपने टोटल 48 वर्ड्स बना लिए हैं। आर से बनने तक आपने क्या है, टोटल 48 वर्ड्स यहां तक बना लिए हैं बेटा, यहां तक आपने 48 वर्ड्स बना लिए हैं। यानी अब जो लेटर्स बनेगा 49th वर्ड बनेगा वो जेड से बनेगा। तो डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से बेटा 49th वर्ड कौन सा होगा सर, 49th वर्ड होगा जेड के बाद ए आएगा, ए के बाद अगला ए आएगा, फिर उसके बाद बेटा आर आएगा, सॉरी उसके बाद बच्चा बी आएगा और देन उसके बाद आर आएगा। तो सर 50th वर्ड कौन सा होगा मेरे पास, 50th वर्ड जो होगा बेटा आप सिर्फ इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, तो आप कहोगे जेड के बाद ए आएगा, ए के बाद ए आएगा, तो आर के बाद बेटा अब बी आ जाएगा। सो दिस विल बी द 50th वर्ड। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो इसे भी हमें थोड़ा सा फोकस करके चलना है। कई बार इसे रिपीट होते हुए देखा, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन है। अब मैं एक दूसरे तरीके का सवाल डिक्शनरी ऑर्डर में करवाऊंगा जहां पे आपको रैंक बतानी होगी। वो क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा।
जरा इसको ध्यान से देखना है, आराम से समझना है, और एक बार समझ में आ जाए तो बड़े प्यार से हम लोग खत्म कर देंगे। चलिए क्वेश्चन को यहां पर देखें। आपसे बोल रहा है कि सर हमारे पास एक शब्द है जो कि लगान शब्द यहां पर बोल रहा है, लगान बोलो या लगन बोलो। तो ये कह रहा है कि सर हमें ये वाला शब्द जो है अगर अरेंज करके बनाया जाए तो इसका रैंक क्या होगा, इसका रैंक क्या होगा। तो हम लोग ये कहेंगे सर सबसे पहले इस शब्द को ऐसे करके लिख लीजिए, NAAG और L लिख लीजिए। लिख लिया सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से इनको रैंक दीजिए। यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर हम लोग रैंक लिखेंगे। रैंक के हिसाब से सर ये फर्स्ट रैंक हो जाएगा, ये भी फर्स्ट रैंक हो जाएगा, ये सर हमारे पास सेकंड रैंक हो जाएगा, और ये थर्ड रैंक हो जाएगा, और सर इसका रैंक फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, इसका रैंक फोर्थ हो जाएगा डिक्शनरी के हिसाब से, कि पहले ए आता है, फिर जी आता है, फिर एल आता है, फिर उसके बाद सर क्या आता है, एन आता है, रैंक के हिसाब से। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको यह देखना है कि सर एन लेटर के पीछे कितने बड़े रैंकर्स हैं। आप कहोगे सर कितने बड़े रैंकर हैं, सर एक भी बड़ा रैंकर नहीं है, एक भी यहां पर सॉरी इसके पीछे कितने छोटे रैंकर्स हैं। आप कहोगे सर चारों छोटे रैंकर्स हैं, वन भी छोटा रैंकर, 1 2 और 3, यानी ये सब के सब छोटे रैंकर्स हैं। तो सर एन के पीछे छोटे रैंकर्स हमारे पास 4 निकले, तो मैं यहां पे 4 लिख दूंगा। लेकिन सर उसमें ना यहां पर ए और ए रिपीट मार रहा है, तो मुझे इसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। ठीक है सर, इस वाले लेटर के बाद में अगर आप देखें तो कितने कितने आपके पास छोटे रैंकर हैं। आप कहेंगे सर ये भी छोटा रैंकर नहीं है, ये भी छोटा रैंकर नहीं है, ये भी छोटा रैंकर नहीं है। सर अगर रैंक छोटे नहीं है तो यहां पर 0 आ जाएगा, और बेटा इसे भी हम लोग 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सर ए रिपीट कर रहा है, इसके फॉर्मेशन में ए रिपीट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 0 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। सर इस वाले लेटर के बाद में देखेंगे तो इससे कितने छोटे रैंकर हैं, सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब सर यहां पर भी क्या लिख देंगे, यहां पर हम लोग 0 लिख देंगे, लेकिन इसके बाद बेटा कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसे डिवाइड नहीं करेंगे। इसके बाद कितने छोटे रैंकर हैं, सर इसके बाद भी छोटे रैंकर नहीं है, तो यहां भी 0 आ जाएगा। इसके बाद भी छोटे रैंकर नहीं है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा। अब आपको लास्ट स्टेप क्या करना है, आपको लास्ट स्टेप बेटा यहां से 0 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, यहां से 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, यहां से 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, यहां से 3 फैक्टोरियल से, यहां से 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारा फाइनल आंसर पे +1 कर देंगे। ठीक है, +1 कर देंगे। जैसे 0 इंटू 0 सर 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा सर, 2 इंटू 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 0 सर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 48 आ जाएगा। ये हमारे पास सम आया बेटा, है ना, ये सम आया। तो हमारा आंसर क्या होगा सर, आंसर क्या होगा, रैंक क्या होगा बेटा, रैंक हमारा हो जाएगा जो भी सम यहां पर आ रहा है उसमें +1 कर देना, यानी 48 +1 कर दोगे तो 49 मेरी रैंक हो जाएगी यहां पर, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, हमें वो वाला मेथड ही समझाओ जिस मेथड से ये करे जाना चाहिए। तो उस वाले मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, उस वाले मेथड से करके देखते हैं कि सर अगर मैं इसको ऐसे मैनेज करता, कैसे कि यहां पर हमारे पास LAGAN बताना है ना, हमें कहां जाना है सर, हमें जाना है NAAGL में। कहां जाना है, NAAGL में जाना है। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं सर सबसे पहले ए लेटर से बनाऊंगा, ए लेटर से बनाऊंगा तो सर यहां पर 4 लेटर खाली होंगे, तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 लेटर बन जाएंगे। सर फिर उसके बाद में अगला लेटर जो है वो जी से बनाऊंगा, तो जब मैं जी से बनाऊंगा तो बेटा यहां पर हमारे पास 4 फैक्टोरियल तो होगा, लेकिन 2 बार ए होने की वजह से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, तो सर 12 लेटर्स और बन गए। ठीक है सर, 12 लेटर्स हमारे पास और बन गए। अब जी के बाद बेटा मैं एल से बनाऊंगा, तो जब मैं एल से बनाऊंगा तो यहां पर भी सर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल यानी 12 लेटर्स यहां पर भी हो गए। ठीक है सर, और अगर मैं अब जाके बेटा एन से बनाऊंगा, क्योंकि अब मुझे एन से चाहिए, तो ध्यान से देखिए बच्चा, आप ध्यान से देखिए, आप कहेंगे सर एन के बाद डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से ए आना चाहिए, फिर ए आना चाहिए, फिर जी आना चाहिए और फिर एल आना चाहिए। जो मेरा शब्द है,
जो मांगा जा रहा है। यहां तक आपने 24 प्लस 12 प्लस 12 यानी 48 वर्ड्स यहां पर बना लिए थे सर, यहां तक आपने 48 वर्ड्स बना लिए थे, यानी ये कौन होगा सर, मेरा 49th वर्ड होगा, यानी अगला शब्द होगा। तो हम कहेंगे कि सर 49th वर्ड आंसर है। आप इस ट्रिक की मदद से भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो सभी को बात समझ में आ गई है बेटा। तो ये था अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, और इसी के साथ हम लोग यहां पर इस लेक्चर का करते हैं अंत, और ये सेशन हो जाता है यहीं पर समाप्त। इस सेशन का फायदा क्या है सर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल जहां जहां पर होता है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, या फिर कई अलग अलग सवाल जैसे एपीजीपी में भी हमें इसके क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो इसके लिए हो जाते हैं हम लोग पूरी तरीके से तैयार। आपका काम क्या है, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से नोट कर लेना है, उनको एक बार रिवाइज करना है, फिर उसके बाद क्लास के अंदर कराए गए सभी के सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अब उसके बाद आप जो चाहें करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी हैं, क्वेश्चन के टाइप्स हमें कॉन्सेप्ट मजबूत होने के बाद ही समझ में आएंगे, है ना। आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें, मस्त रहें, और पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान पूरी तरीके से लगाए रखें, क्योंकि जो निरंतर रहेगा उसकी एक आदत बन जाएगी, और वो आदत आपको आपके सक्सेस की तरफ 10 कदम आगे बढ़ाएगी, वो भी हर रोज। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।